तो किस तरीके की मनमानी कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन की हो सकती है? छात्र परामर्श के नाम पर 1,000 रुपये पर स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी वसूलती है। ये फीस के साथ ही वसूला जाता है, लेकिन छात्र को परामर्श के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता। अगर उनकी जो हेल्पलाइन पे भी अगर आप फ़ोन करेंगे तो 3 घंटे लगातार आप जब फ़ोन करोगे तब जाके आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। आज से कुछ साल पहले की राजनीति और आज की छात्र राजनीति में क्या फर्क है? जैन जी ये चाहता है कि भाई हमारी जो बात रख रहा है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, वो नेता बनना चाहिए और वो चुनाव जीतना चाहिए। तो सोशल मीडिया ने इस छात्र राजनीति में उस पैसे के स्ट्रक्चर को कम किया है, बढ़ा दिया है? वो इमोशनली लोगों को टच नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये हो पाएगा। अभी कितने टाइम से राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष नहीं है? छात्र संघ चुनाव नहीं हुए? देखिए 2022 में अंतिम चुनाव जो हुआ था, 2022 के बाद में अभी तक पॉडकास्ट आप बहुत देखते हो, हमें पता है, क्योंकि सोशल मीडिया के एडिक्ट जो बन गए हो। आज का पॉडकास्ट भी देख लो। कुदरत स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं छात्र राजनीति पर बात करने के लिए रमेश कुमार भाटी जी, जो NSUI के प्रवक्ता भी हैं। भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने हमें याद किया और आज हाजिर हैं आपके चैनल में। तो भाटी साहब, पहले तो ये बताएं कि आप अभी प्रवक्ता तो हैं NSUI के, आप जयपुर से ही हैं क्या? किसी ग्रामीण परिवेश से आप आए हो यहाँ जयपुर में? देखिए अगर हम कहें तो मेरे फोर फादर जो थे वो जयपुर के ही पास में गांव है दूदू। हाँ, दूदू का एक छोटा गांव है रहलाना, तो वहाँ से हम निकले हैं। मेरे पिताजी जो है वो यहीं कैंपस में ही बड़े हुए हैं, यहीं रहते हैं। करीब हम 40 साल से जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी। आप जयपुर में ही पैदा हुए एक तरीके से? जी, मैं क्या मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरी फैमिली जो है वो यहीं मेच्योर हुई है। पिताजी जो है वो 30-40 साल की उम्र में यहाँ आ गए थे और करीब आज 70-75 साल की उम्र हो गई है, तो लगभग जयपुर ही हमने देखा है। यहीं झालाना यूनिवर्सिटी की गलियां ही हमने छानी है, इसके अलावा और कुछ काम किया ही नहीं। तो मतलब आप अब तो जयपुरी ही हो गए, तो जयपुर में पले पूरा हुए हैं। जयपुर का ही होगा, मैं तो भाई अंडे ही रह रहा हूँ सर यहीं के। राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या PhD आप अभी कर रहे हैं? मैं स्कॉलर हूँ और यहीं मेरी PG भी मेरा यहीं हुआ है, UG भी मेरा यहीं हुआ है। इसी कैंपस में मैं पला बढ़ा हूँ। इसी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, परवरिश हुई है, सब यहीं से हूँ मैं। तो आज आप ना NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो अब ये NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना, आपको वो एक्सपीरियंस जो राजस्थान यूनिवर्सिटी को आपने जिया है। देखिए क्या होता है कि छात्र आते हैं, बाहर से भी आएगा या जयपुर का भी कोई छात्र होएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब एंटर करेगा उसके बाद उसको वहाँ की गणित समझ में आती है। अब आप तो ब्लेस्ड हैं, आप तो यहीं कैंपस में, आपके फादर शायद गवर्नमेंट जॉब में रहे होंगे, तो यूनिवर्सिटी मैं वो आपकी बात बीच में बता नहीं पाया। मेरे पिताजी जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं, वहाँ मेरे पिताजी की प्रेस की दुकान है। मेरी माताजी और पिताजी दोनों प्रेस का ही काम करते हैं, स्त्री का। तो और पिताजी क्योंकि जब लगे थे तो यूनिवर्सिटी में नौकरी भी किया करते थे, करते रहे करीब 15-20 साल नौकरी की। फिर जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी की क्या है सर्जरी होनी थी, तो पिताजी ने जॉब से ड्रॉप किया और फिर मुझे संभालने और घर को संभालने की वजह से केवल एक ही काम करने लग गए, और वो केवल मतलब जिसमें कि उनको ऐसी बाउंडेशन नहीं हो कि समय की बाउंडेशन नहीं हो, और फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कुछ तो करना ही होता है। तो फिर मम्मी को भी संभालना था भाई। उस समय जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी की यहाँ लग गई, और उस वजह से वो क्योंकि उस समय इतने हॉस्पिटलिटीज और ये थी नहीं, परिवार इतना सक्षम था नहीं, गवर्नमेंट जॉब में भी इतना पैसा मिलता नहीं था, तो उस हाथ में जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो उस वजह से फिर पापा ने ड्रॉप किया जॉब से और फिर सीधा मम्मी की देखभाल में और मुझे संभालने में, और फिर यही काम ऑक्यूपेशन जो है वो धुलाई और प्रेस का ही हमने फिर शुरू किया। और कैंपस में ही हम अभी जब आज हम बात कर रहे हैं तो भी हमारा कैंपस में ही वो सेटअप चल रहा है। तो मतलब एक प्रवक्ता का काम भी जिम्मेदारी का होता है, जो जिम्मेदारी है आपने बचपन से ही सीखी है कि जिम्मेदारी क्या जरूरी होती है। हाँ वही ना भाई, पिताजी से वो सीखने को मिली। फिर परवरिश ऐसी जगह ही हुई कि सारे मैंने जो सीखे वो सारे एक्सपीरियंस प्रोफेसर के बीच रहा, वहीं शिक्षा दीक्षा ली, स्कूलिंग वहीं आसपास हुई। शाम को जब बैठते थे तो टीचर्स ही ज्ञान देते थे कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, जीवन में ही होना चाहिए। तो धीरे धीरे वो चीज़ें सीखते गए। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकला स्टूडेंट आज राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और शायद
बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शायद पहला ऐसा प्रवक्ता था जो इतने कम समय में सीधा राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपकी स्कूलिंग? स्कूलिंग पोद्दार, अच्छा। जब हम गांधी सर्कल, जो कैंपस के कोने हाँ पे ही हाँ गांधी हाँ। सर्कल है, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट अल्फा ग्रेड से मैं पास आउट हूँ। यहीं से मेरा एनएसएस और बाकी तमाम एक्स्ट्रा को एक्टिविटीज़ जो हैं वो लगातार यहीं से जारी रही। आप रहे यूनिवर्सिटी के पास आसपास, जी। आप पढ़े यूनिवर्सिटी के आसपास, तो जो राजनीति है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, वो तो हवा के साथ ही आप में आती गई हमेशा बचपन से ही। जब कैंपस में रहे तो केवल हमने देखा ही है, जब हम सुबह उठते स्कूल जाते तो वो फर्रे, उस जमाने में कैंपस में जब छात्र संघ चुनाव होते थे तो फर्रे उड़ा करते थे। हाँ हाँ। तो हम निकलते थे जब स्कूल के लिए तो फर्रे उड़ते देखे, जब हम वापस आते थे स्कूल से तो हमने फर्रे उड़ते देखे। तो हमने तो केवल देखा ही और जिया ही छात्र राजनीति को ही। आप 10th 11th में आए, अभी आपको पता है कि मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया, 12th के बाद में मैं एक दिन कॉलेज तो ज्वाइन करूंगा, और ये कोई से राजस्थान कॉलेज होएगा, कॉमर्स कॉलेज होएगा, कोई सा एक कॉलेज होएगा। उस टाइम पे वो जो माहौल देखते थे तो क्या फील होता था कि हम जाएंगे तो हम क्या कर देंगे? मतलब एक होता ना कि एक गाड़ी से निकली है, छात्र नेता लगे हुए हैं, नारे चल रहे हैं, रैलियां चल रही है, वो फर्रे उड़ रहे हैं। ठीक है, बी फ्रेंडली कहूँ तो केवल हमें लगता था कि यार ये दिन भर हाउलट करते हैं, शाम को जाते हैं कैंटीन में, मस्त हमें समोसा मिलता है, नाश्ता मिलता है और मस्त एंजॉय करते हैं। तो हम भी यही सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो कॉलेज में जाएंगे तो बहन के साथ घूमेंगे, पूरे दिन मौज मस्ती करेंगे, शाम को नाश्ता करेंगे, कैंटीन में बैठेंगे, मजे करेंगे और आ जाएंगे। मतलब उस टाइम पे ये लगता होगा कॉलेज जाने के बाद पढ़ाई तो केवल नहीं करनी बस ये पड़ती। लगता है पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, कॉलेज में जितनी मस्ती है। हम देखते थे एक गाड़ी पे जो एक कार है उस पे 15-15 20-20 लोग खड़े हैं, आउल्ला कर रहे हैं, तो हमें लगता था यार ये हमें भी करना चाहिए। और वो चस्का नहीं होता है कि जब जो बच्चा छोटा होता है और वो देख रहा होता है तो उसको लगता है कि यार ये मुझे भी करना चाहिए। तो वो चस्का था हमें भी कि हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे बड़े होकर। भाई देखो, एक चीज और आती है, हम दोनों लड़के हैं, हम दोनों इस चीज को समझ सकते हैं, बाकी जितने भी होंगे वो देखेंगे। आपकी ये स्कूल पोद्दार स्कूल अखंड ब्रह्मचारियों की स्कूल, लड़के ही लड़के सब पढ़ते हैं। अब जब कॉलेज की गाड़ी निकल रही है उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो ये देख करके यार कम से कम लड़कियों से भी बात करने को तो मिलेगी मिलेगी, ऐसा भी दिमाग में आता है ना बच्चे के तो आता ही मैं है। क्योंकि स्कूल जब पोदार में पढ़ते थे तो वहां मतलब लड़कियां देख, मैं बी फ्रेंडली कहूँ तो लड़कियां देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि स्कूल पूरा लड़कों का। नहीं, लेकिन कनौड़िया थी पर उसमें लेकिन कनौड़िया भी था। इतना नहीं ना कि हम जाते, और फिर हमने हमारे एक्सपीरियंस ऐसे थे कि 2-3 बार हम जब बाहर घूमते रहते थे तो उस समय निर्भया आया ही था, है ना, 2011-2012। तो उस समय इतना ज्यादा था, जब मैं 12th की बात कर रहा हूँ, 11-12 की, उस समय ऐसा था कि कोई भी अगर मनचला दिखता था तो बाहर पुलिस खड़ी रहती थी, लगता था कि ये छेड़ रहा है तो तुरंत मुर्गा बनाते थी, पीटती थी। तो हमें ये डर भी था कि साला अगर हम उनसे बात भी करने लगे और दीदी को बुरा लग गया और हमारी अगर शिकायत हो गई तो कहीं हमारा नंबर नहीं आ जाए, तो इसलिए हम भी थोड़ा बच के रहते थे। लेकिन मन में ये जरूर था कि यार हमें भी अपनी महिला मित्र बनानी चाहिए, बात करनी चाहिए। तो वो होता है, और लगता था यार कॉलेज जाएंगे, लेकिन हमें ये भी पता था मेरा कॉलेज में एडमिशन अगर होगा तो राजस्थान कॉलेज होगा, तो वहाँ लड़कियां नहीं है, लड़कियां नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं एनसीसी में था और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में था तो हमारा ग्रुपिज्म अच्छा हो गया। एनसीसी जब जाते थे तो गर्ल्स और बॉयज़ वहाँ केवल एक कैडेट के रूप में होता है, तो वहाँ धीरे धीरे हमारी अच्छी बातचीत होती थी। और फिर आदमी जब खुले दिल का होता है, खुले मन का होता है, तो उसके अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। नहीं नहीं, तो देखिए बने। पहले क्या होता है, ये टैबू था, और हमेशा से कुछ चीजें ऐसी है कि अगर आप दो विपरीत लोग हैं आपस में मिलते हैं तो आप एक दूसरे को समझते हो, उसमें हमारे सोच ही खुलती है, आपकी सोच समझ का दायरा बढ़ता है। हाँ, वो जो चीज़ है जो दबी रहेगी वही ज़्यादा ब्लास्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये जो हो सकता है कि कोई मानसिक विसंगति हो या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो ये तब पनपती है जब आदमी को वो चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिले। नहीं, मुझे अच्छा रहा कि हमारा जो एनवायरनमेंट था, फिर क्योंकि कैंपस में ही रहता था तो वहाँ प्रोफेसर के बच्चे, भाई लड़कियां भी थी या लड़के भी थे, हम साथ खेला करते थे। तो मुझे वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं लगा कि लड़के लड़कियों का ज़्यादा है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि थोड़ा क्लासरूम्स में जो होती है वो बॉन्डिंग नहीं हो पाई, लेकिन हाँ अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बिल्कुल अच्छे हम दोस्त भी रहे, सब बातचीत होती थी और कुछ नया ही सीखते थे। वो अपने कॉलेज अच्छे स्कूल्स में जाते थे प्रोफेसर के बच्चे, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। हम पोदार में पढ़ते थे तो हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते कि हमारे मास्टर कैसे डंडे से कूटते हैं, कैसे मुर्गा बना देते, तो हम वो भी जिक्र करते थे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट का, स्कूल्स का। फिर
क्योंकि घूमते शाम को क्या करते थे, शाम को अगर वॉक करने में निकलना है तो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड जाना है, तो वहाँ वो लड़के लड़कियाँ वैसे दिख जाते हैं या बातचीत होती है, तो धीरे धीरे जब हम साथ घूम रहे तो वो लगा कि नहीं ठीक है। आपकी पॉलिटिकल जर्नी कब शुरू हुई, छात्र राजनीति? छात्र राजनीति जो है, देखो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पहले जब स्कूल में था तो मैं स्कूल का टॉपर था 10th क्लास का। तो जब टॉपर था तो केवल पढ़ने में ही ज़्यादा ध्यान था। ये नया नेतागिरी और राजनीति अच्छी लगती थी, लेकिन ऐसे लगता था कि अपना काम नहीं है, अपने को कहीं अच्छा पढ़ के कहीं नौकरी लगना है। फिर पेरेंट्स भी ऐसे थे कि नहीं भैया सरकारी जॉब की तैयारी करनी है आपको, बड़े होके कहीं सरकारी सेवक बनना है और वही काम करना है। ये नेतागिरी देखने से अच्छी लगती है, अपने को करनी नहीं है। ना परिवार की ऐसी स्थिति थी कि हम कर सके। लेकिन जब राजस्थान कॉलेज में गया तो जब वहाँ एक्टिविटीज़ होती थी तो क्योंकि खुद की जो विचारधारा थी कहीं ना कहीं कांग्रेस और उससे रिलेटेड विचारधारा, तो जब वो लोग बैठे होते थे या किसी टॉपिक पे वो डिस्कशन कर रहे तो बैठकर हम भी सुन लिया करते थे। सुनते थे तो धीरे धीरे हमने भी उनसे जिक्र किया कि वो कोई प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं कि भाई ये प्रदर्शन हमें इस टॉपिक पे करना है, ये मुद्दे हैं, तो हमें पुतला जलाना है, हमें धरना देना है। तो चूंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में था और शुरू से ही दिमाग जो था वो क्रिएटिव था, तो मैं उसमें ये जिक्र कर दिया करता था कि भैया इसको अगर हम इस प्रदर्शन को अगर करना चाहते हैं तो हम इन पॉइंट्स पर बुलेट पॉइंट्स में बनाता था कि भैया हमें इन पर बात करनी है। जैसे अगर मीडिया में हम जाएंगे बातचीत करेंगे तो हमें किन विषयों को पहले रखना है। भाई हमारी 10 मांगे हैं तो 10 मांगों में से 5 कौन सी मांगे सबसे पहले रखनी है ताकि वो पूरी भी हो जाएगी, बहुत इजी गोइंग पूरी हो जाएगी, तो हमारा ये भी हो जाएगा देखो हमने मांग ये मनवा ली। चाहे बड़ी मांग रह जाए लेकिन छोटी मांग भी मान ली तो हम कह सकते हैं लोगों को जाके देखो हमारे वो मांग रखी थी, हमारी पहली मांग मान ली। तो उनको रखना। अगर कोई प्रदर्शन करना है तो उसकी कैसे तैयारी करनी है कि पुतला जलाना है तो किन का पुतला बनाना है, कोई अगर प्रदर्शन होना है तो कैसे होना है, अगर था भाई मीडिया में कैसे हम छप सकते हैं कि कहीं अगर हम बैठ के थाली बजाए और वो जल्दी जब छप जाए तो वो कर लें। कहीं अगर हमें गांधी जी की तरह मौन होकर करना है तो हम ऊपर वो सफ़ेद पट्टी बांध कर बैठ जाएं ताकि हमारा प्रदर्शन भी हो जाए, यूनिक लगेगा तो मीडिया छापती भी है। मतलब रणनीतिकार आप रहे एक तो तरीके शुरू से मैं वो रणनीतिकार रहा और धीरे धीरे पार्टी को लगा कि यार नहीं अच्छा ज्ञान देता है, अच्छी चीज़ें बताता है, तो इसको भी मौका देना चाहिए। मैंने टिकट मांगा 17 में, NSUI ने मुझे जनरल जॉइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट बनाया, मैं चुनाव लड़ा। हो सकता है क्योंकि हम इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं थे, जानते नहीं थे चीज़ें, तो चुनाव हुआ, कुछ जातिगत समीकरण, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं सेकंड पोजीशन पर रहा। लेकिन जैसे ही चुनाव लड़ा तो मुझे खुद को एक फेम मिल गया, लोग जानने लगे। अब तक मैं बैकफुट पे काम करता था, बताता ही था कि कैसे, लेकिन जब खुद ने चुनाव लड़ा तो खुद का चेहरा सामने आ जाता है, चीज़ें पता लग जाती। तो पार्टी ने फिर धीरे धीरे मौका दिया, संगठन में इकाई उपाध्यक्ष बनाया, उसके बाद में फिर प्रदेश की राजनीति में लेकर आए, उसके बाद आज राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर पार्टी सेवा करवा रही है अपनी। तो जैसे अब NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो आपका कार्यक्षेत्र तो फिर बढ़ जाता होगा आपको पूरे देश में। पूरे देश में ही ना भाई, जब अगर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है तो आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ जाता है। तो अब पूरे प्रदेश भर में कहाँ छात्र राजनीति के प्रदर्शन हो रहे हैं, किन इशुओं को लेकर हो रहे हैं, वो हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कहीं अगर लगता है कि नहीं टॉपिक बड़ा है, अगर हमें इस पर अपनी राय रखनी चाहिए, किसी प्रदेश अध्यक्ष को कोई राय देनी चाहिए, या कोई ऐसा जिक्र जो हम कर सकते हैं मीडिया में अपना रख सकते हैं। और राजस्थान ही नहीं है, अगर जैसे हरियाणा में कोई बड़ा प्रदर्शन हुआ और लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि नहीं यार इस पर तुम अच्छा बोल पाओगे, तुम अपनी बात अच्छे से रख पाओगे, बजाय वहाँ के लोगों के या कोई बाहर के किसी आदमी को हमें भेजना चाहिए, तो वो मुझे वीडियो कॉल के माध्यम से या दिल्ली ऑफिस में मीडिया से जुड़वाते थे, बातचीत करते थे, या कहते थे कि तुम वहाँ हरियाणा चले जाओ, वो एक बड़ा प्रदर्शन होना है, या यूपी चले जाओ या जम्मू चले जाओ, तो वहाँ एक बड़ा प्रदर्शन होना है, वहाँ जाओ, उनको लीड करो, कुछ और क्रिएटिव तुम बताओगे तो कुछ और नया सीखने को मिलेगा, जाओगे तो फिर वहाँ की राजनीति भी पता चलेगी कैसी होती। तो धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। अच्छा, जैसे आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप हरियाणा है, नॉर्थ साइड में तो हमारे लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, लेकिन जैसे साउथ साइड में जाते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाता है होगा? नहीं, वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। जैसे मैं जब कॉलेज में था तो मैं NCC के कैंप काटने के लिए वहाँ रहा हूँ,
तो वहाँ एक एक महीना 15-15 दिन हमने गुजारे हैं। तो हम थोड़ा ये ना कि ऐसा नहीं कि बोल पाएंगे फ्लुएंटली, लेकिन हम समझ तो जाते हैं, उनकी भावनाओं को तो समझ जाते हैं। उसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बता सकें या हम उनको गाइड कर सकें कि भैया हमारे वहाँ हम ऐसे तरीके से इसको प्रदर्शन को करते हैं और मीडिया उसको बड़ा अच्छे से छापती है, उसका मैसेज इम्पैक्टफुल दिल्ली तक चले जाता है, अच्छा छापता है नेशनल मीडिया। तो आप भी इस तरीके से इस प्रोटेस्ट को डिज़ाइन कर लो, उससे केवल हम साउथ में ही नहीं, हम दिल्ली तक उस बात को पहुंचा पाएंगे, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। हमें लगता है तो हम स्टेट प्रेसिडेंट को साथ लिया, हमने उसको गाइड कर दिया कि भाई ये बुलेट पॉइंट्स हमारे, इन पर तुझे बात करनी है। उन्होंने बात की और हमारा काम हो गया। छात्र राजनीति के अंदर छात्र बहुत आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका क्या खामियाजा है? अब छात्रों को तो हम ये देखते हैं ना कि छात्र तो आया पढ़ने आए हैं, वो पढ़े ना, वो राजनीति करके क्या करेगा? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि छात्र जो आता है उसको करियर बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और करियर अगर वो राजनीति में देखता है तो राजनीति में भी बनाना चाहिए। अच्छा। है ना। और अगर ये, मुझे नहीं लगता कि समाज में किसने ये कह दिया है कि भाई राजनीति गलत चीज़ होती है, जबकि शायद हमारे ही कई साथी हैं कांग्रेस के पुराने, कन्हैया कुमारी, अब वो कई लोग ने ये कहा है कि आप जब पैदा होते हो तब से लेकर और आप मरोगे, आपकी मृत्यु होगी, तब तक के सारी जो चीज़ें आप करोगे वो डिसाइड राजनीति ही करती है। अच्छा। भाई आप पैदा होगे तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपकी मदर अगर अच्छे सरकारी हॉस्पिटल होगा तो वहाँ अच्छे से अपना इलाज करवा पाएगी, प्रसव अच्छे से हो पाएगा, तो उसको कौन डिसाइड करेगा? राजनीति। अगर आपकी मृत्यु होगी तो किस शमशान घाट में आप जलेंगे, वहाँ क्या सुविधाएं होंगी, कैसा वहाँ चीज़ें होंगी, वो कौन? वो सरकार ही डिसाइड करेगी, राजनेता ही डिसाइड करेंगे। तो जब सारी चीज़ें राजनीति ही डिसाइड कर रही है तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए राजनीति में? भाई केवल हम अधिकारी बने और पॉलिसी बनाए ऐसा नहीं ना, हम उन पॉलिसियों को और कैसे डिजाइन कर सकते हैं, क्या गाइड कर सकते हैं, ये भी तो पढ़े लिखे जब राजनेता जाएंगे, अच्छे लोग राजनीति में जाएंगे, तभी तो बता पाएंगे ना। हम अगर बाहर से बैठे बैठे ही कहें कि राजनीति गलत चीज़ है तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी चीज़ है, जबकि हम खुद घुसे ही नहीं है, हमें पता, केवल बाहर से हम किसी आवरण से उसको गाइड करें वो गलत चीज़ है। हमें खुद जाना चाहिए राजनीति में। तो इसीलिए छात्र राजनीति भी लोगों को करनी, राजनीति भी करनी चाहिए छात्रों को। रही बात छात्र राजनीति की, तो जब कैंपस होता है, यूनिवर्सिटी जो होती हैं, उसमें जो छात्र नेता हैं वो मुद्दे उठाना सीखता है, वो मंच पर बात रखना सीखता है, वो कैसे राजनीति होती है उसकी बारीकियां सीखता है, वो सीखता है कि समाज में जब मैं बैठूंगा, मैं बातचीत करूंगा तो मुझे किन बातों को रखना है, मैं किसी मुद्दे पर अगर नेता बनना चाहता हूं तो किसी मुद्दे को अगर उठाऊंगा तो कैसे उसको उठाऊं, कैसे उसको एग्जीक्यूशन में लाऊं, कैसे उसका सॉल्यूशन करूं, और वो मास लेवल पर कितने लोगों को इफेक्ट करता है, ये वही छात्र राजनीति से ही सीखेगा ना। अगर हम किसी को सीधे नेता बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बनेगा, जबकि अगर कोई छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति है वो जाएगा राजनीति, तो वो अच्छे से उन चीज़ों को मेंटेन करेगा। और आप देखिए जिस राजस्थान में हम हैं, यहाँ कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो राजनीति से निकले हैं, छात्र राजनीति की उपज है। इवन प्रधानमंत्री और कई बड़े राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष कई देशों के ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से निकले। जैसे हमने देखा राजस्थान के मुखिया रहे अशोक गहलोत जी, वो भी बहुत सारे, शिवचरण महतो, बहुत सारे लोग हैं जो छात्र राजनीति से ही निकले हैं। वो सब लोग तभी निकले ना। अब आज अशोक गहलोत जी की हम बात करें, जिनका आपने जिक्र किया, मेरे राजनीतिक फॉलोअर, मैं जिनको फॉलो करता हूँ या जो लोग, उन्होंने जब, अगर वो छात्र राजनीति नहीं करते तो उनका कोई राजनीतिक गॉडफादर था नहीं, कैसे वो राजनीति में जाते? जब उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की, एक्सपोजर मिला उनको छात्र राजनीति से, धीरे धीरे पार्टी की पॉलिटिक्स पे जो है उनकी नज़र गई अशोक गहलोत जी पे, उनको मौका दिया तो उन्होंने खुद को साबित किया। तो इसीलिए छात्र राजनीति ज़रूरी है। फिर दूसरा ये कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स अगर कैंपस में नहीं होगी तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों की, प्रशासन की, इनकी जो है वो मनमानियाँ बढ़ जाएंगी। नई पीढ़ी है वो जानना चाहे तो किस तरीके की मनमानी कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन की हो सकती है? आपने क्या देखी? अगर बच्चा कॉलेज जा रहा है तो हम तो बहुत शुरू से इसको शुरू कर लेते हैं कि जब मैं एडमिशन लेने गया तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो अगर छात्र नेता नहीं हुआ
तो मुझे ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ मुझे एडमिशन लेना है। अच्छा। है ना, किन कॉलेज में मुझे इजीली एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश के लोग नहीं आते तो अब हैं। तो ऑनलाइन हो गया ना, इसमें छात्र नेता की क्या भूमिका? ऑनलाइन में भी कई पेज हैं, ऑनलाइन में भी कई पेज हैं। जैसे अगर मैं एडमिशन म्यूजिक में लेना चाहता हूँ, संस्कृत में लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा मुझे, अलग से प्रॉपर न्यूज़ नहीं मिलेगी कि भैया किस दिन आपका प्रैक्टिकल है, या मतलब आपका क्या कहें उसको, एडमिशन के लिए डेट एडमिशन है नहीं या नहीं नहीं, डेट्स और वो सारे फॉर्म तो एक साथ भर दिए, लेकिन वाइवा उससे पहले होता है? उससे पहले उसका एक ट्रायल होगा अच्छा। कि भैया अगर आपने म्यूजिक में लिया तो आप म्यूजिक के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो वो जो उसका लेटर जो निकलता है वो पता ही नहीं चलता, नए बच्चे को तो नहीं पता चलता कि कब उसका ट्रायल होगा। ट्रायल होगा तो हमसे क्या पूछा जाएगा, विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर कोई ऐसी सर्विस नहीं देता है कि वो बता सके। जबकि बड़ा सच ये है कि नॉन कॉलेज के भी बच्चों से छात्र परामर्श के नाम पर 1,000 रुपये पर स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी वसूलती है, छात्र परामर्श के के नाम नाम पर। ये और ये इनका कोई काउंटर होता होगा इस हिसाब से? नहीं नहीं, ये फीस के साथ ही वसूला जाता है, लेकिन छात्र को परामर्श के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता। अगर उनकी जो हेल्पलाइन है, कोई काउंटर नहीं, हेल्पलाइन कोई काउंटर नहीं है। हेल्पलाइन पे भी अगर आप फ़ोन करेंगे तो 3 घंटे लगातार आप जब फ़ोन करोगे तब जाके आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, और वो रिस्पॉन्स कैसा होता है सरकारी, वो आप भी अच्छे से एक्सपीरियंस होंगे। तो नॉन कॉलेज वाले बच्चों, जब रेगुलर बच्चा लेता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा कब तो प्रैक्टिकल होगा, या मतलब कब मैं उसका ट्रायल दूंगा उसके आधार पर। या जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, तो वो उनको पता ही नहीं होता, कहीं स्पष्ट ऐसी गाइडलाइन है ही नहीं कि भैया आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप स्पोर्ट्स के है तो वो इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं कि उसमें बच्चा वो डीपली पढ़ ही नहीं पाता कि उसको ये पता लगे। ये एक अपना प्रोस्पेक्टर जारी करते हैं, लेकिन उस प्रोस्पेक्टर में कौन सी गाइडलाइन कहाँ है वो इस तरीके से अंदर डालते थे कि बच्चा जल्दी से इजीली उसको समझ, क्योंकि बच्चा जो आया वो तो स्कूल से पढ़ा हुआ आया है, सारे वो पेरेंट्स किया करते थे डील। अब जब वो खुद यहाँ पढ़ने आया है तो उसको पता ही नहीं होता है। तो जब कैंपस में वो घुसा तो उसको कहाँ एडमिशन लेना है भाई, अगर वो बीए का स्टूडेंट है तो राजस्थान कॉलेज जाएगा, या बच्ची है तो वो महारानी कॉलेज जाएगी, बीकॉम का है तो कॉमर्स कॉलेज जाएगा। तो उनको पता ही नहीं होता, वो तो सब ये देखते हैं कि भैया हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है। तो मैक्सिमम बच्चे, मैं कह रहा हूँ 60 से 70% आज भी बच्चे जो हैं वो राजस्थान कॉलेज के बच्चे सीधे अगर एडमिशन फॉर्म भरने के बाद जब लिस्ट आती है या उससे पहले फॉर्म जमा कराने या किसी भी चीज़ के लिए आएंगे तो वो सीधे राजस्थान यूनिवर्सिटी आते हैं। अच्छा। बजाय राजस्थान कॉलेज के, क्योंकि उनको यही लगता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो राजस्थान कॉलेज नहीं, वो यूनिवर्सिटी में गया है। और ये सभी जगह का है, पेरेंट्स भी आते हैं। और जो गांव से बेचारा बच्चा आया उसको तो बिल्कुल नहीं पता, उसको तो पता है यूनिवर्सिटी का फॉर्म लगाया था तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो ये स्थिति अभी भी है, अभी भी है। तो ये बताने के लिए वहाँ अगर छात्र नेता नहीं होगा तो कौन होगा? विश्वविद्यालय कैंपस तो ऐसा कोई हेल्प डेस्क लगाता नहीं है कि वो बता सके बच्चों को कि कैसे एडमिशन्स होते हैं। फिर जब वो उसने एडमिशन लिया या फॉर्म भरा तो कब उसके लिस्ट निकलेगी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको लेकर आना है, नोटरी पब्लिक, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, TCCC, अगर TCC से नहीं आई हैं तो एप्लीकेशन देना, वो सब चीज़ें यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे कहीं नहीं बताता। वो छात्र नेता ही बेचारा जो होता है वो अपने हेल्पलाइन नंबर कॉलेज वाइज जारी करता है, वहाँ खड़ा रहता है, कॉलेजों में बताता है कि नहीं भैया आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी। अगर किसी बच्चे का पॉइंटों से रह गया तो वो बड़ा परेशान होता है, उसको लगता है कि पता नहीं अगली लिस्ट आएगी नहीं आएगी, तो उसको ढांढस बंधाने का काम छात्र नेता ही करता है। वो तो कहते थे हाँ, जब वो टीचर से पूछता है या तो उसको जवाब नहीं मिलेगा, और किसी से सिफारिश करवा के पूछवाएगा तो कहेगा यार अगली लिस्ट में देख लेना। ये नहीं कहता कि भैया अगली लिस्ट कब आएगी, कितनी तारीख को आएगी, कैसे उसको देख सकता है, कुछ नहीं बताएगा स्टूडेंट वहाँ स्टाफ या टीचर। वो छात्र नेता ही, उसको लगता है कि मेरे वोटर्स। अगर मान लीजिए हम ये छात्र नेता एक ही संगठन का नहीं होगा, कई संगठन की सभी संगठनों की यही तो निर्दलीय भी होंगे। हाँ। है ना, जो प्रयास कर रहा है इस राजनीति में भविष्य तलाश रहा है वो होगा। क्या आपने कभी ऐसी मांग नहीं उठाई कि इसी प्रणाली को दुरुस्त कर दिया जाए? 1,000 रुपये ले रहा है ना फॉर्म में राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये हर साल हम करते हैं, और हर साल जैसे ही कोई बड़ा आंदोलन होगा तो 3 दिन 4 दिन के लिए वो कोई नई ले आएंगे कागजों में, और वो चलाया 2 दिन 3 दिन काउंटर पे, कहीं किसी के बाबू को उठाया और वहाँ बिठा दिया, 3 दिन 4 दिन चला और चौथे दिन वो वापस ढाक के 3 बात वही
कंडीशन हो जाती है। लेकिन एक पूरा प्रॉपर बॉडी नहीं है इस चीज़ के लिए। और जब छात्र नेता आंदोलन करते हैं किसी विषय पर, तो वो भाई जब वो उन्होंने एडमिशन ले लिए तो फिर बच्चे क्लासेस के लिए आएंगे, क्लासेस प्रॉपर लग नहीं पा रही है तो छात्र नेता नहीं होंगे, तो वो क्लासेस के लिए आंदोलन करते हैं। छात्र नेता या छात्र संगठन है तो वो क्लासेस के लिए आंदोलन करेंगे, प्रॉपर क्लासेस हो सके, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ ढंग की नहीं है तो उसके लिए कह सके, आपका पीने के पानी की सुविधाएं अच्छी नहीं है तो उसके लिए कह सके। तो इन तमाम चीज़ों के लिए कितना ही स्टूडेंट अवेयर हो जाए, लेकिन जब तक छात्र नेता नहीं होंगे तब तक एक मतलब किसी को झंडा अपने हाथ में उठाना पड़ेगा और वो मुहिम लेकर के जाएगा और प्रशासन के पास अपनी बात कहेगा, उसके बिना मानेंगे ही नहीं। अभी हाल ही का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि रिवैल्यूएशन के नाम पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सैकड़ों बच्चों को फेल किया, सैकड़ों क्या हजारों बच्चों को फेल किया। मतलब क्योंकि वो चाहते थे कि रिवॉल्यूशन करवाने के लिए फॉर्म भरे। आप ये देखो, जो बच्चे सेमेस्टर सिस्टम में एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे 25 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं, जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन किन बच्चों का होता है? जो अपने स्कूल्स के टॉपर हैं, अपने जिले के टॉपर हैं, अपने क्षेत्र के टॉपर हैं, वही बच्चे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। जो टॉपर्स बच्चे हैं वहीं एडमिशन लेते हैं। तो 6 महीने में ही ऐसा क्या हुआ, जो टॉपर बच्चा जो 100 में से 90 नंबर 95 नंबर ला रहा था, महारानी और महाराजा में साइंस में ये स्थिति है 97 से नीचे कट ऑफ नहीं जाती है, जबकि वहाँ करीब 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 आप 5 से 7 हजार बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। मैं ये मिनिमम आंकड़ा बता रहा हूँ। ये 97 की कट ऑफ जाने के बाद वो बच्चे जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो वो बच्चे 75% बच्चे फेल हो रहे हैं। मतलब वो पासिंग मार्क्स ही स्कोर नहीं कर पा रहे। और जहां 90 नंबर ला रहे थे अब उनको 25 नंबर लाने में भी दिक्कत हो रही। क्यों हो रही है? या तो आपकी क्लासेस प्रॉपर नहीं लग रही थी, भाई बच्चा तो वही है ना। और अगर क्लासेस वो ले रहा था और बच्चा पढ़ रहा था तो आपकी मार्किंग सिस्टम अच्छा नहीं है, ताकि उसको 25 नंबर भी आप नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि बच्चा तो वही है। 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से 90 से सीधा 24-25 से भी नीचे आ। बोर्ड में 97% स्कोर किया ये है, तो मैं वो आपके पास आया है। 97 उसने किया है जो लास्ट लिस्ट में नंबर आया है। हाँ। जिसका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया तो वो तो 100 के 99 के पास है। हाँ। वो बच्चा यहाँ आकर 25 नंबर नहीं ला पा रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्सिटी रिवैल्यूएशन के नाम पर अपनी मनमानी करती है, बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को फेल करने की कोशिश करती है। ये जो रिवॉल्यूशन के नाम पे पैसा आएगा, ये यूनिवर्सिटी की एक पर्टिकुलर एक अमाउंट उसकी ट्रेजरी में ही जाएगा। इससे किसी सरकार का किसी और चीज का लेना देना नहीं, वो उस प्रशासन का, यूनिवर्सिटी प्रशासन का ही होगा। उस पैसे से ओटी बनता है। आप समझो उसका खेल क्या है। वो जो पैसा आया है वो कर्मचारियों को, शिक्षकों को, या तो यूनिवर्सिटी के खाते में गया, और जब रिवैल्यूएशन की कॉपियां निकलेंगी, जांच होंगी, तो उसके नाम पे ओवर टाइम होगा, और ओवर टाइम होगा तो वो पैसा किनको मिलेगा? कर्मचारियों को। और कर्मचारियों को बहुत नंबर ऑफ अमाउंट्स हैं, वो पैसा शिक्षकों को मिलेगा, वो पैसा यूनिवर्सिटी के पास बचेगा। जो उस पैनल में है, एक तरीके से मान लो आप और मैं भी हो गए मान लीजिए, तो हमको वो फायदा मिल जाएगा, बाकी चाहे कोई और है या नहीं है। तो मतलब ये शायद फिर भ्रष्टाचार है, एक तरीके का भ्रष्टाचार ही है। और आप देखो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है 100 बच्चे, 50 बच्चे, 2000 बच्चे फेल हो सकते हैं, उन्होंने नहीं लिखा हो, लेकिन आप हजारों की संख्या में 10-10, 15-15 हजार बच्चे फेल हो जाए, किसी क्लासरूम के 90% बच्चे फेल हो जाए, तब आप उसको क्या, मैं कह रहा हूँ या तो शिक्षक ढंग से नहीं पढ़ाया तभी इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, या मार्किंग सिस्टम अच्छा नहीं था, और या यूनिवर्सिटी जानबूझकर फेल कर रही है। तो मतलब ये जो आपने 2-4 मोटी मोटी बातें बताई, को रिवॉल्यूशन वाली चीज़ समझ में आती है। एक छात्रों के लिए प्रॉपर विंडो सिस्टम नहीं है जहाँ पे जाकर के उसे पता चले कि मेरा फॉर्म कहाँ हो सकता है। मैं अगर म्यूजिक के लिए जा रहा हूँ तो मेरा ऑडिशन होगा, मेरा ट्रायल होगा, या मेरी म्यूजिक की जांच परख है, आपका फिजिकल एजुकेशन है, आपका योगा है, आपका ड्रामा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। तो इनके बारे में छात्र बताने के लिए कोई प्रॉपर विंडो नहीं है, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो उनको गाइड कर सके, बता सके। मैक्स टू मैक्स जब अगर खाना पूर्ति की बात होती है तो साइट पर एक नोटिस लगा देंगे, या साइन जो कॉलेज के साइन बोर्ड्स हैं उन पर एक नोटिस लगा देंगे, लेकिन उस साइन बोर्ड्स के नोटिस का कहाँ तक वो जा रहा है कि वो तो कॉलेज में जो बच्चा आएगा वो देखेगा, और फिर भी उसकी लैंग्वेज ऐसी डिफिकल्ट होगी कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि किस चीज़ के लिए नोटिस है।
तो मतलब ये एक अगर राजनीति में, छात्र राजनीति में कोई अगर मजबूत नेता नहीं है तो मोटा मोटा खामियाजा स्टूडेंट्स को जो भुगतना पड़ता है वो ये हो और गया। ये वो हैं जो 100% साक्षर बच्चे हैं, जी। तब ये स्थिति हाँ। है ना। तो आप जो कह रहे थे कि अगर छात्र राजनीति नहीं होगी या वो नहीं होगी, तो यही जो लोग पढ़े लिखे जाएंगे यही फिर मुख्य राजनीति में जाएंगे, तो वो समझ जाएंगे ना कि हमें कैसे करना है। उनको एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा कि हमें साक्षर में ही ये इस तरीके का कशमकश करनी पड़ रही है। तो जो 90% या 70% साक्षर हैं या 50% साक्षर हैं मुख्य राजनीति के जो लोग हैं, उनमें कितनी एफर्ट्स लगाने जो हैं। बेचारे ग्रामीण है, निरक्षर लोग हैं, उनकी तो समस्याएं बहुत उनकी अलग होती होगी। समस्याएं तो वो का कैसे, जो क्योंकि वो अब एक्सपीरियंस ले लिया उसने, तभी वो जाके छात्र राजनीति का से जो निकला हीरा है, जो पन्ना है, वही देश की राजनीति में सुनहरे अक्षर लिख पाएगा ना। तो मतलब एक तरीके से, क्योंकि मैं एक सवाल पूछता जिसका आप जवाब आपने वैसे ही दे दिया अच्छे तरीके से, कि परिपक्वता पे बात करते हैं छात्र राजनीति में, क्योंकि छात्र इतना परिपक्व होता है कि वो राजनीति कर ले, लेकिन आप बोल रहे हो कि वही वो ठोकरें खा खा करके या पत्थर वो पानी की मार झेल झेल के गोल हो जाता है, तो परिपक्वता उसमें आ जाती है। अच्छा, अब एक बात हम करें कि आज से कुछ साल पहले की राजनीति और आज की छात्र राजनीति में क्या फर्क है। पहले हमने देखा है कि शायद दो मेजर कास्ट है, ब्राह्मण और राजपूत की राजनीति थी। आज हम देखते हैं कि यादव भी हैं, मीणा भी हैं, जाट भी हैं, गुजर भी हैं। तो ये क्या बदलाव आया है, और इस बदलाव का फर्क छात्र राजनीति पे क्या पड़ा है, स्टूडेंट के हित पे क्या पड़ा है, ये आप बताओ। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि 2001 के आसपास हाँ, तक मतलब जो 90 से चुनाव 2001 के आसपास की जब तक चुनाव होते थे तब की परिस्थिति थी। वर्तमान में क्या है कि बच्चे ये चाहते हैं, और खासकर जैन जी ये चाहता है कि भाई हमारी जो बात रख रहा है एग्रेसिवली, या जो हमारे इश्यूज को उठा रहा है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, वो नेता बनना चाहिए और वो चुनाव जीतना चाहिए। तो उसका असर हमें दिख भी रहा है। कुछ समय पुराने अगर हम जब बात करें 2011 से लेके, तो उसमें केवल एक कोई कास्ट पर्टिकुलर किसी एक कास्ट के लोग नेता नहीं बने, उसमें सभी को मौका मिला। मीणा भी अध्यक्ष बना है, जाट भी अध्यक्ष बना है, यादव भी अध्यक्ष बने। तमाम जो लोग हैं उनको मौका मिला, उन्होंने साबित किया। कुछ छात्र संगठन के बैनर से चुनाव लड़े तो वो जीते, उनको एक्सपोज करने का मौका मिला, छात्र खुद को भी बताने का मौका मिला कि हम कैसे अपने विजन से चुनाव लड़ सकते हैं। वही लोग मुख्यधारा की राजनीति में भी अच्छे पदों पर आ गए, कई एमएलएज बन गए हैं। तो अभी जो वर्तमान की राजनीति में जो लोग हैं वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो अलग अलग कास्ट फैक्टर के हैं, किसी पर्टिकुलर एक जाति विशेष का से ताल्लुक नहीं रखते। और कैंपस में अब जो है वो, क्योंकि आरक्षण सिस्टम है और सभी तमाम जातियों के समूहों के लोग रहते हैं, तो वो और सब एक्सपीरियंस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन धीरे धीरे जो जाति कैंपस में ख़त्म हो रही है, तो वो एक नई जनरेशन उसको मानती है। और अब जो छात्र नेता है वो जो मुद्दे उठा रहा है, जो बात कर रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का, उसको भी मौका मिल रहा है। देखिए, पिछले अगर हम कोविड के आसपास की भी बात करें तो दलित समुदाय से भी दो, जो कभी कहा जाता था बहुत पिछड़ा समुदाय है, उनसे भी निकले दो छात्र संघ अध्यक्ष बने, बाकी समूह से भी बने। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को मौका मिल रहा है, और सब लोग जो अच्छे से काम करता है, छात्रों की बात उठाता है, मांगे उठाता है, तो उनको मौका मिल रहा है और सब लोगों को एक्सपीरियंस भी हो रहा है। अच्छा, ये तो राजनीति की बात हुई कि अब अलग जाति समुदाय ये सब आ रहे हैं। जो छात्र के हित की बात करेगा वो किसी भी जाति से आता हुआ वो नेता ही माना जाएगा। लेकिन आर्थिक परिप्रेक्ष्य से अगर अपन बात करें, क्योंकि छात्र राजनीति को हमने देखा है साहब, वो गाड़ियाँ घूम रही है, वो स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं एकदम मिलेगी, ये पैसा कहाँ से लाते हैं, और ये कितना खर्च कर लेते हैं। एमएलए जितना तो मुझे लगता है छात्र राजनीति में खर्च हो जाता है। देखिए, वो जो बोलेरो और स्कॉर्पियो, ये पुरानी बातें हो गई हैं। अच्छा, आजकल की जो छात्र राजनीति कह लिए या मुख्य धारा की राजनीति की, उसमें डिफेंडर की बात ज्यादा हो रही है। ओके, है ना। अब बताओ, और 3-3 करोड़ पुराने की अभी गाड़ी। कुछ एक्सपीरियंस है, शायद अशोक गहलोत जी जब निकल रहे थे कहीं सभा हाँ, के लिए आ रहे थे, हाँ। तो कई फॉलोअर ने कहा कि साहब आप डिफेंडर में ज्यादा अच्छे लगे। और आप देखिए, अभी जो कांग्रेस के कई जिला अध्यक्ष बने हैं या बीजेपी के भी कई नेता हैं, वो डिफेंडरों में घूमने लगे हैं। छात्र राजनीति के कई लोग भी डिफेंडरों में घूम, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि वो समाज से निकलता है कि समाज में अब क्या चल रहा है। और
जो नई जनरेशन है, जेन जीज है, उनको भी वही चाहिए कि क्या नया है, क्या डेकोरम है, वही उनको पसंद आता है। तो कई बार वोटरों को लुभाने के लिए या दिखाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी कई चीजें करनी पड़ती है। तो मतलब आर्थिक रूप रही से बात, संबल होगा जो आदमी थोड़ा सा, वो शायद वही वो नेता। मैं ये कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें ऐसी है कि अगर कोई छात्र राजनीति करना चाहता है कैंपस में, तो कैंपस का जो क्षेत्र है वो करीब 10 किलोमीटर के आसपास, महाराजा महारानी भी उसको जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी भी आना पड़ेगा, राजस्थान है, कॉमर्स भी है। तो अगर वो पैदल पैदल घूमेगा तो उसको महाराजा से राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज आने में ही करीब 3 घंटे लग जाएंगे। तो उसको उसकी कन्वेंस के लिए अपनी गाड़ी तो चाहिए। अब बड़ी गाड़ी होती है तो वो ज़्यादा लोगों को बिठा लेता है या बातचीत कर लेता है, तो कहीं ना कहीं, और फिर आर्थिक तौर पे वो सक्षम है तो वो जीजीली सोचता है कि हम चुनाव लड़ लेंगे। जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो बेचारा थोड़ा मन को महसूसता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि छात्र राजनीति के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है बजाय मुद्दों के, क्योंकि बच्चे जो है वो पढ़े लिखे, मुख्यधारा की राजनीति में भी आजकल अगर कोई एमएलए का चुनाव लड़ने की सोचता है तो उसको पैसा चाहिए। पहले के वो जमाने गए जब कॉमरेड अध्यक्ष वो विधानसभा में एमएलए बन लिया करते थे, सांसद बन लिया करते थे। अब अगर कॉमरेड भी चुनाव लड़ते तो उनको भी सामने वाली पार्टी को देकर कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ता ही है। हो सकता है उतना नहीं खर्च करना, लेकिन कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ता है। तो वही असर जो है वो छात्र राजनीति में भी आता है कि जो छात्र नेता हैं वो भी, जब लगता है कि यार सामने वाले छात्र नेता जो है वो स्कॉर्पियो से घूम रहा है, तो 2 दिन 3 दिन वो मन महसूस के रह जाएगा। फिर उसको लगता है कि यार अगर सामने वाला स्कॉर्पियो तो मुझे भी, उसके मन में ऐसा है, बीजेपी उसका असर नहीं है लेकिन उसके मन में ऐसा होता है कि यार मैं भी अगर स्कॉर्पियो ले आऊंगा तो उसके बराबर लूंगा, तो वो भी थोड़ा सा ऑरा बढ़ जाएगा, तो वो भी स्कॉर्पियो ले आएगा। फिर अगले वाला अगर डिफेंडर वो फॉर्चूनर ले आया तो उसको लगता है कि यार मुझे भी, और अगर वो नहीं भी चाहता तो उसकी जो मंडली है वो उसको कहने लगे, गच कहेगी कि भैया सामने वाला से अगर अपने को चुनाव लड़ना है और बराबर लड़ना है तो अपने को भी गाड़ी हो तो ये हो, फोन हो तो ये हो। अब आप ये मान लो इस हिसाब से तो ऑल्टो और स्विफ्ट वाले, उनके लिए तो ये छात्र राजनीति दूर की कोड़ी है। कोई स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल वाला हुआ, मैंने वो ये तो भी भूल कहा जाए। ना कि जो चुनाव लड़ना चाहता है मुद्दों से, उसको मैंने कहीं ऐसे भी देखे जिनके पास जीवन में केवल एक ही गाड़ी रही। हमारे एक साथी थे आदित्य प्रताप झांझड़, उन्होंने जीवन में मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 50,000 भी चुनाव में नहीं लगाए, वो महासचिव बन गए, इजीली बन गए। पूजा ने जब चुनाव लड़ा उसके पास खुद के पास बेचारे के पास एक स्कॉर्पियो ही थी, और लेकिन उसने काम किया और अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छा, जीत मतलब भी गई है। छात्रों के दिल को जीतना भी जरूरी होता है। मुद्दों पे आपको काम जेब को करना जीतने है, से ज्यादा, जेब से जीतने से ज्यादा उनके दिलों को जीतना है, मुद्दों को जीतना है। और अगर मुद्दों को जीतोगे, दिलों को जीतोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे की जरूरत है, आप अपना अच्छा काम कर पाओगे। छात्र संगठनों में भी कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया, वो अच्छी पोजीशन में, मैं भी उसी का एग्जाम्पल हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपने परिश्रम किया, आप क्योंकि आपने तो राजनीति को जिया है। मतलब एक होता है कि आप आदमी आया राजनीति को समझ रहा है, हम किसी चीज को, किसी बुक को पढ़ रहे हैं, उसमें से लिखी हुई चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपने पानीपत का युद्ध लड़ाई होएगा तो आपको पूरा याद होएगा ना। हकीकत है बात। अब मैं युद्ध पढ़ रहा हूँ, आप लड़ के आए हो, आप मेरे को ज्यादा रियल एक्सपीरियंस बताओगे कि क्या सिचुएशन आई थी। आपने उस हवा में, उस कैंपस के आसपास रह करके वो जिंदगी जी है, तो आपको वो पता था। आज एक बात हम अगर ये करते हैं कि जो छात्र राजनेता हैं और ये आ रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, अब इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है क्या? सोशल मीडिया ये है कि किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपने फोन में उलझे हुए हैं। तो सोशल मीडिया ने इस छात्र राजनीति में उस पैसे के स्ट्रक्चर को कम किया है, बढ़ा दिया है? सोशल मीडिया से आदमी फेमस हो सकता है, किसी मुद्दे को जनता का समर्थन ले सकता है, लेकिन जब तक वो उसके लिए ग्राउंड पर काम नहीं करेगा, वो इमोशनली लोगों को टच नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये हो पाएगा। तो लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर भी वो काम करते हैं और जल्दी अच्छे मुद्दों को उठाते हैं, तो लोग उनको सुनते हैं, समझते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके अभी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है, लेकिन जब अगर वो कोई बात कह देते हैं तो बड़ी पहुंच होती है। कई ऐसे हैं जिनकी सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड पे भी पकड़ है, लेकिन उन्होंने कोई बात कह दी तो वो बड़ा वायरल हो जाते हैं, या उनकी जो रीच है वो ज़्यादा। तो बीजेपी उसी से जीती ना, सोशल मीडिया की वजह से ही जीती है। लेकिन ग्राउंड पे भी काम करना पड़ेगा, बिना ग्राउंड पे काम करे हम चुनाव नहीं जीत सकते या नेता नहीं बन सकते। जब तक हमें
सोशल मीडिया हमें बता सकता है कि क्या चल रहा है, लेकिन जब तक हम उतरेंगे नहीं ग्राउंड पर, हम असली मुद्दों को जिएंगे नहीं, असली मुद्दों से लड़ेंगे नहीं, तब तक हमें केवल कोरा ज्ञान लेने के अलावा मैं नहीं मानता कि उससे कोई फ़ायदा मिलेगा। आप भी ये कह रहे थे कि भाई जब तक ग्राउंड पे नहीं उतरेगा आदमी, खुद नहीं पैदल चलेगा और नहीं सीखेगा, जब तक उसे नहीं, लेकिन अभी जैसे आपने एक बात बोली कि बीजेपी भी सोशल मीडिया से जीती, चलो मान लो एक ऐसा पावरफुल टूल है जो बीजेपी को पता चल गया, लेकिन ये तो चाहे एनएसयूआई हो चाहे कांग्रेस हो, इनको भी तो पता है ना, और इजी एक्सेसिबल टूल है ये आपसे भी नहीं छुपा हुआ, उसकी कोई चार्ज नहीं है कि आपको नहीं मिलने वाले, तो सबके लिए है, तो क्यों यूज नहीं किया गया? मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते करते हैं सोशल मीडिया। देखो, छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी या सबके अकाउंट्स हैं और सब अच्छी रीच भी रखते हैं, सब लोग अच्छी अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन केवल एकमात्र माध्यम मैं नहीं मानता कि सोशल मीडिया है। उनको ग्राउंड पर भी उतरना पड़ेगा। और देखिए, मुद्दे जो हैं वो सोशल मीडिया से पता चल जाएंगे, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे केवल ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे और केवल सोशल मीडिया पे बात रखेंगे तो वो मुद्दा मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी सॉल्व होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको अच्छा जन समर्थन मिल सकता है, लेकिन आपको, मुझे लगता है कि ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, प्रशासन से लड़ना पड़ेगा। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक लोगों को इमोशनली आप टच नहीं कर पाएंगे, और जब तक इमोशनल टच नहीं कर पाएंगे या प्रशासन से लड़ेंगे नहीं तब तक उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा भी नहीं। चलिए, ये बात मान ली। अभी दो तीन चीज़ें हमारी, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर जा रहे हैं, तो दो तीन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। अभी कितने टाइम से राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष नहीं है, छात्र संघ चुनाव नहीं हुए? देखिए, 2022 में अंतिम चुनाव जो हुआ था, 2022 के बाद में अभी तक 3 साल हम मान 3 लें। साल हम मान रहे हैं, 3 साल से छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर इसका किसी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो वो मैं कहता हूँ आम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कैंपस में हर साल छात्र संघ चुनावों के नाम पर सरकार, जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो पैसा लेता है। अच्छा, हाँ, अरे ये आपने एक अलग बात बोली कि छात्र संघ चुनाव के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। अब आप ही से मेरे को बात करते करते पता चला था, जब हम बैठे नहीं थे बात करने, कि एक तो मुख्य यूनिवर्सिटी तो ये हो गई, इसी की ब्रांचेज, सब ब्रांचेज मान लें, ऐसे करते करते 3 यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं, 300 14 के आसपास तो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनको वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको सरकार फंड करती है। ये वो हैं जहाँ चुनाव होते हैं। उसके अलावा हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ये जो मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। करीब आप हम माने जो डिग्री कॉलेजेस हैं तो करीब 300 से 400 के आसपास डिग्री कॉलेजेस हैं जहाँ छात्र संघ के चुनाव होते हैं, जहाँ चुनाव लड़े जाते हैं छात्र संघ के। और जब चुनाव नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर छात्र संघ के नाम पर, क्योंकि वो जो शुल्क है वो फीस स्ट्रक्चर में ही जोड़कर आता है, तो छात्र संघ के नाम पर वहाँ अभी भी पैसा लिया जा रहा है। कितना पैसा लेते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम राजस्थान यहाँ जयपुर जब बैठे हैं और बात करें यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी में करीब 300 के आसपास वो है, 300 रुपये 300 रुपये, लेकिन वो एक स्टूडेंट से ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी में करीब जो बच्चे हैं वो 25,000 से ज़्यादा हैं, 27,000 का। अच्छा। तो अगर एक बच्चे से 300 रुपये लिए तो आप देखिए वो कितना नंबर हो गया। और ये बात कर रहा हूँ मैं केवल आरयू की। ये जब हम बाकी यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं तो वो पैसा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप कितना हो गया, और फिर जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं तो वो कितना पैसा हो गया, जो छात्र संघ चुनाव के नाम पर यूनिवर्सिटियों ने, कॉलेजों ने ले लिया। और अब उस पैसे का कोई सदुपयोग अगर नहीं हो रहा है तो वो हमारा पैसा जो है वो केवल बर्बाद जा रहा है, और कोई उसका हिसाब किताब भी नहीं है ना। आज ही के पेपर में एक शायद मैंने कहीं न्यूज़पेपर में देखा, आज की खबर है कि उसमें DSW साहब जो कह रहे हैं वो कि हमने इस पैसे से जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में लगा दी। अरे तो भाई वो पैसा जो था वो तो अलग फंड आता था, ये तो छात्र संघ के नाम पे जो पैसा आता था ये तो या तो चुनाव करवाना था या यूथ फेस्टिवल्स या इस तरीके वो एक्टिविटीज आप करवा नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि हमने इस पैसे को किसी दूसरे काम में ले लिया या कचौरी समोसे खाने में निकाल दी DSW, तो वो चीज़ गलत है ना। उसका जो खर्चा जिस मद में वो लिया जा रहा है, तो भाई छात्र संघ के फेस्टिवल्स होने चाहिए, कॉलेजों में फेस्टिवल्स होने चाहिए ताकि उस पैसे का सही यूटिलाइज हो सके। छात्र संघ के चुनाव हो तो जो छात्र संघ पदाधिकारी जीत कर आए वो छात्रों की बात को रख सकें, उस पैसे का कोई सदुपयोग कर सकें, तो वो ज़्यादा जरूरी है। तो रमेश जी, अभी आप बता रहे हो कि इतना पैसा ये जा रहा है, अमाउंट 300 रुपये, मतलब एक छात्र के लिए लगता होगा यार बड़ी बात नहीं, लेकिन जब वो एक बड़े अमाउंट में आता है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाता है पैसों के मामले में। तो इसके बारे में भी आपने आवाज़ उठाई, शायद आंदोलन भी किए थे। कई बार आंदोलन किए, इवन हाई कोर्ट तक गए हैं हम लोग। तो हाई कोर्ट में भी सरकार या जो यूनिवर्सिटी है वो ये कह देता है कि भैया हम इस पैसे का कहीं ना कहीं छात्र संघ के जो
चुनाव अगर नहीं हो रहे तो हम इस पैसे का उपयोग छात्र संघ के ही किसी कामकाज में कर रहे हैं। लेकिन भाई जिस मद में आप पैसा ले रहे हो, कम से कम अगर छात्र संघ चुनाव तो करवाओ, ताकि हमें भी, या तो आप उसका नाम चेंज कर दो भाई, या तो आप उसका नाम चेंज कर दो, फिर आप छात्र संघ चुनाव के नाम पर मत लो, किसी और नाम पे लो। और जिनसे ले लिया और जिसका उपयोग नहीं किया, वो पैसा तो आप कम से कम वापस दो। और जब हम पैसे की बात कर रहे हैं तो एक और बड़ा इसमें ट्रिक है कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम एडमिशन लेता है, और ये आप जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं बाकी साथियों के लिए भी ज़रूरी बात है कि जब हम एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, तो कॉशन मनी के नाम पे कुछ नंबर ऑफ अमाउंट हमसे लिया जाता है, जो जब हमारी डिग्री पूरी हो जाए तब हमें लेना होता है, वापस लेना होता है। लेकिन आज तक 99.9% बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता और उन्होंने कभी लिया भी नहीं है। तो वो पैसा जो हमारा ही है, यूनिवर्सिटी ने केवल एक उसमें गारंटी, सिक्योरिटी या गारंटी के रूप में रखा है, वो पैसा आज तक बच्चों को वापस नहीं मिला और बच्चों को पता ही नहीं है। तो अगर सरकार या यूनिवर्सिटियां अवेयरनेस चलाए, और वो क्वेश्चन मनी, तो मैं कह रहा हूँ इतना पैसा है वो क्वेश्चन मनी के नाम पे ही कि वही बड़ा अमाउंट है। मान लो मैंने 20 साल पहले किया है, अगर आपने 20 साल पहले 20 रुपए भी जमा करवाए थे क्वेश्चन मनी के नाम पे, तो अगर आपके बैच में 20 स्टूडेंट, 2000 स्टूडेंट अगर थे उस समय जो एडमिशन के लिए, तो 40,000 रुपये हो गए। वो 40,000 आज जो 25 साल 30 साल के बाद में, वो कितना बड़ा अमाउंट हो गया, और हर साल लिया जा रहा है वो अमाउंट। मतलब 40,000 नहीं, 4 लाख के आसपास। तो इतना बड़ा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, कुछ आइडिया नहीं है। तो पैसे बहुत सारे हैं जो हमसे लिए जाते हैं, लेकिन अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं, छात्र नेता इस तरीके से अवेयर नहीं करते, तो पता ही नहीं लगता है लोगों को। मैंने कहा ना 99.99%, मतलब 0.1% बच्चों को ही पता होता है कि क्वेश्चन मनी वापस लेनी होती है। नहीं तो तब तो चुनाव हो रहे थे, तब भी नहीं दिया ना, कभी अवेयरनेस प्रोग्राम कभी यूनिवर्सिटी ने चलाया ही नहीं। जब हम प्रोटेस्ट करते तो कहते हैं हमारी साइट पर लिखा हुआ है, कोई मांग लो हम दे देंगे। हम मना नहीं कर रहे ना, लेकिन भाई मांगे कौन, पता ही नहीं होता बच्चों को। भाई कभी आपने, जब आप TCCC देते हो, जब आप मार्कशीट देते हो, तो उसी के साथ में क्वेश्चन मनी वापस दे दो। आप कहते हो नहीं आप हमें एप्लीकेशन दोगे क्वेश्चन मनी के नाम पे, फिर अपनी डिटेल दोगे तब हम क्वेश्चन मनी डालेंगे। अरे तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, जो पैसा हमारा ही है, हमने तुम्हें दिया था रखने के लिए, तो वो पैसा हमें दे दो आप। TCCC के साथ वो पैसा, अगर TCCC या मार्कशीट के साथ वो पैसा मिलने लगे, तो मैं कह रहा हूँ 70% 80% बच्चों को वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो वही अमाउंट होगा जो लिया था, या उसमें वो टाइम जो उन्होंने रखा उसका इंटरेस्ट मिला के देते हैं, कैसे होता है? आप तो इंटरेस्ट मत दो, जितना पैसा है वो दे दोगे, वही बड़ी बात है ना। इंटरेस्ट तो अगर, क्योंकि मिलना तो कायदे से मिलना तो इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं भी दे रहे हो तो आप वो पैसा दे दोगे तो ही। वो पैसा कितना होता होगा, 100, 150, 200, 500? मैं कह रहा हूँ 1 रुपया ही है, लेकिन अगर हमारा 1 रुपया है, तो अगर 27,000 बच्चों का 1 रुपया कितना हो गया, 27,000 रुपये हो गया, तो वो कितना बड़ा अमाउंट हो गया ना। अच्छा, तो मतलब हमारी जो अब तक की बातचीत में ना, मुख्य तौर पर एक छात्र राजनीति होने की बातें इसलिए निकल के आती है क्योंकि आप अगर हो तो ये चीजें आपको पता है, एक आम स्टूडेंट को नहीं पता है। आप इस चीज की अवेयरनेस फैला सकते हो, है ना। जो दो कि एक छात्र नेता वो सारा बीड़ा उठाएगा, लेकर के मौजू पहुंचाएगा कहीं पे, है ना। इसमें क्वेश्चन मनी का भी आपने बोला, आपने उसमें फॉर्म में छात्र संगठन के लिए वो चुनाव के लिए अमाउंट बोला, वो भी बोला। आप विंडो नहीं होना, वो भी आपने बोला कि वो भी नहीं है। कई चीजें हैं, और फिर छात्र नेता उन बातों को उठाता है, तो कहते हैं भाई हम देने को तैयार है, आप हमें बताओ किसको देना है, हम दे देंगे। छात्र नेता चिट्ठियां निकलवा देगा, ऑर्डर आ जाएंगे, लेकिन वो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कितना होगा सबको पता है। छात्र नेता के जो संपर्क में है, या वो अपने मास लेवल पे कहीं कह सकता है तो वो कह देगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मनी या इन चीज़ों को जब तक आप TCCC या मार्कशीट के साथ नहीं देने लगेंगे, तो वो पैसा कोई ले ही नहीं। क्योंकि आपने भी कहा कि वो बहुत छोटा अमाउंट है, कौन मांगेगा, लेकिन भाई वो छोटा अमाउंट कितना बड़ा हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हमने देखा है, सुना है लोगों से कि छात्र नेता आते हैं तो गुंडई करते हैं साहब, दादागिरी, ये गुंडा कर दिए, कुछ एक ग्रुप हो जाते हैं। कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसमें तो छात्रों का हित कहाँ है? वो तो गौण हो रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं, केस हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, शरीर पे चोटें लग रही है। तो ये इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ा जो गुंडा होता है वो प्रशासन होता है ना। प्रशासन अगर स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है
कि वो अपने आप को कहीं किसी ऐसी एक्टिविटी में इंक्लूड रख सके जो गलत है, समाज को इफेक्ट करती है। तो अगर प्रशासन स्ट्रिक्टली किसी चीज़ का पालन करने लगेगा, जैसे हम जिसे एक विषय पर नहीं बात कर सके अभी तक, वो है लिंग दो। तो वो लिंग दो का जो चाबुक था वो यही था कि लिंग दो की सिफारिशें इतनी ज़्यादा टिपिकल थी कि अगर वो अच्छे से प्रशासन उसको अच्छे से पालन करवा ले तो छात्र संघ चुनाव बहुत स्वच्छ हो जाएंगे। लिंग दो कमेटी एक थी, उन्होंने क्या सुझाव रखे थे और उसका पालन होना चाहिए था, नहीं हुआ, नहीं होने पे क्या खामियाजा आज भुगत रहे हैं आप लोग? देखिए, लिंग दो जो कमेटी थी, जब छात्र संघ चुनाव 2011 में जब वापस शुरू हुए, 10-11 में जब शुरू हुए, तो लिंग दो की सिफारिश पे ही शुरू हुई। सरकार जब गहलोत साहब की थी तो उन्होंने लिंग दो की सिफारिशें मानी, और लिंग दो की सिफारिशें जो थी उनमें ज़्यादातर सिफारिशें ये है कि भैया आप एक ही बार, अगर आपको कॉलेज में चुनाव लड़ना है तो एक बार चुनाव लड़ना है, अगर आपको यूनिवर्सिटी चुनाव लड़ना है तो भी आप एक ही बार। अच्छा, आप चाहे अध्यक्ष लड़ रहे हो, चाहे सेक्रेटरी लड़ रहे हो, चाहे वाइस आप प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी के किसी भी पैनल में किसी भी पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप एक ही बार लड़ सकते हो। अगर आप कॉलेज में चुनाव लड़ रहे हैं तो भी आप एक ही बार चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब एक साल में एक बार या पूरे करियर में, मतलब करियर में ही एक बार। अच्छा। अगर आप जैसे अगर मैं कॉलेज में हूँ, मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही आते ही चुनाव लड़ लिया तो आप सेकंड ईयर में नहीं लड़ पाएंगे, थर्ड ईयर में नहीं लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाऊंगा, पहली बात। फिर अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर मैं यूनिवर्सिटी में दोबारा एक बार चुनाव लड़ सकता हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। एक सिफारिश हो गई है। जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो चुनाव लड़ने से पहले लास्ट ईयर के जो मेरे सारे पेपर हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे 3-4 पेपर ड्यू है तो भी मैं चुनाव लड़ लूँ, या मैंने केवल नेतागिरी के लिए एडमिशन, मतलब नेतागिरी कर रहे हैं तो पढ़ाई भी साथ साथ पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आपके पूरे पेपर क्लियर होंगे तभी आप चुनाव के लिए फाइट कर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल है, नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपका रेगुलर एडमिशन भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन ही नहीं है, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो, नहीं। आपका लास्ट ईयर एडमिशन का मतलब इसी साल नहीं, लास्ट ईयर भी आपका रेगुलर एडमिशन। मतलब आप सिर्फ चुनाव लेने के लिए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए, ये नहीं होगा? ये नहीं होगा। आपका पिछले साल भी कहीं ना कहीं रेगुलर एडमिशन होना चाहिए। चौथी जो उसमें मांग थी, जो सिफारिश है, वो ये है कि जो भी छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा है वो हैंड रिटन पैम्पलेट्स, पोस्टर, अपना घोषणा पत्र, वो हैंड रिटन ही होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ। ये जो कागज के, प्लास्टिक के जो फर रहे हैं, प्रिंटेड फर रहे हैं, कलर्ड फर रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो जब ये नहीं होगा तो पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है और स्वच्छ राजनीति हो जाएगी, जिन पे आप बात कर रहे थे। तो जब ये चीज होंगी ही नहीं तो चुनाव बहुत शालीन हो जाएंगे। एक और इसकी सिफारिश जो है वो ये है कि छात्र संघ जो चुनाव होगा वो 5,000, जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं, वो 5,000 की मैक्सिमम लिमिट में ही चुनाव करना है। 5,000 रुपए जेब से लगने, उससे ज्यादा पैसा आप नहीं लगा सकते छात्र संघ चुनाव में। ये लिंग दो की सिफारिश थी। अगर प्रशासन अच्छे तरीके से और सही तरीके से इन्हीं का अक्षर से पालन करवा लेगा तो चुनाव बहुत शालीन हो जाएंगे, बहुत सिंपल हो जाएंगे, और बहुत अच्छे लोग चुनकर आएंगे जो मुद्दों की राजनीति करने वाले हैं, जो गाड़ी घोड़ा डेकोरम वाले नहीं हैं, जो मुद्दा बेस्ड पॉलिटिक्स। बड़ी जी देखो, अपन क्या है, अपन ना इंसान है। इंसान की पहली फितरत ये होती है कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं आप पे डाल दूंगा, आपकी वजह से हो गया, नहीं तो मैं तो जा रहा था कहीं पे भी। हम अपनी गिरबान में जाके नहीं देखते हैं। अब प्रशासन का चाबुक आप चाहते हो चले, लिंग दो कमेटी की सिफारिश तो आप चाहते हो। कितने छात्र नेता ने अपनी गिरबान में जाके देखा कि अगर ये लागू हो जाएगा तो वह स्टैंड करते हैं, नहीं करते, उनकी राजनीति भी तो खत्म होती है। छात्र नेता भी तो नहीं चाहते होंगे ना कि ये हो। नहीं, कुछ मैंने कहा ना, कुछ छात्र नेता ऐसे हैं जिन्होंने उस पर भी उस तरीके से भी चुनाव लड़ा। अच्छा। कई बार आप महाराजा कॉलेज, एक मैं अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। महाराजा कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे मुझे इसीलिए लगते हैं कि मैं हूँ राजस्थान कॉलेज का स्टूडेंट, लेकिन मुझे इसलिए लगते हैं क्योंकि मैंने वहाँ देखा है कि जो छात्र नेता हैं वो बहुत साफ छवि के हैं। ज़्यादातर अपने हाथ से लिखे हुए पैम्पलेट बनाते हैं, एक स्टिकर अपने यहाँ हाथ से लिखा हुआ लगाते हैं कि भैया मैं फला टीम से हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो वहाँ प्रचार सामग्री का बजाय बाकी कैंपस के मुकाबले वहाँ बहुत कम पालन होता है। वहाँ पे लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का पालन होता है, वहाँ बहुत कम प्रचार सामग्री खर्च होती है। और जब यूनिवर्सिटी के जो छात्र नेता हैं, हमारे जैसे जो छात्र नेता, जब वो वहाँ जाके भी फर्रे उड़ाने की प्रयास करते हैं तो कई जो एक्टिव बच्चे हैं, एक्टिव स्टूडेंट है, वो कहते हैं नहीं भैया ये गलत चीज़ है,
आप आओ बातचीत करो हमसे, लेकिन ऐसा मत करो क्योंकि हमारा कॉलेज गंदा होता है। तो जब बच्चे कहते हैं तो हमें भी मानना पड़ता है। एक दो बार हम हो सकता है ये गलती करें, लेकिन तीसरी बार हम जब जाएंगे तो हमें ये पता होगा कि नहीं भाई वहां वो करेंगे तो वो नेगेटिव हमारा जाएगा। नेगेटिव जाएगा। तो धीरे 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 धीरे, और मैंने कहा प्रशासन से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। तो अगर सरकार का या प्रशासन का चाबुक चलेगा, एक भी बच्चा अगर गलती कर रहा है और आपने उसको डिबार कर दिया, तो अगले वालों के लिए एक लकीर हो जाएगी कि भैया अगर हम इससे बाहर निकले तो सरकार चुनाव नहीं लड़नी। आप देखिए डीयू के एग्जाम्पल आप देखिए ना, पिछले बार जब डीयू के इलेक्शंस हुए और वहां बहुत ज्यादा गंदगी हुई, तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई कि 2 महीने तक हम रिजल्ट नहीं करेंगे जब तक आपकी साफ सफाई नहीं होगी। और इस बार भी कहा कि भैया चुनाव अगर लड़ने हैं तो जब तक साफ सफाई नहीं होगी वो चीजें नहीं होगी, क्योंकि वहां भी वही पैसा बड़ा खर्च होता है और वो चीजें होती। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि भाई आप चुनाव लड़ो, अच्छी चीज है, हम चाहते हैं चुनाव हो, लेकिन हमें इतना पैसा खर्च नहीं मत करिए, इतनी चीजें मत करिए। और जेएनयू एक अच्छा एग्जाम्पल, जेएनयू के देखिए आप कितने अच्छे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट लीडर निकले हैं। कन्हैया कुमार जैसे बड़े अच्छे तेज तर्रार वक्ता हैं, अच्छे नेता हैं, वो जो छात्र राजनीति के ऊपर वो निकले। जेएनयू में खासकर जो है वहाँ पैसा खर्च बहुत कम होता है, वहाँ विचारों पर लड़ाई होती है, वहाँ पैम्पलेट पोस्टर्स के बजाय लोग डिबेट्स करते हैं, संवाद करते हैं, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, उन पर जब बात होती है तो वहाँ पैसा खर्च नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उसका एक ये भी है ना कि वहाँ पुराना एक इतिहास रहा है, प्रशासन इस तरीके से स्ट्रिक्ट है कि वो नहीं करने देता। तो सरकार को भी या प्रशासन को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी भी अगर अपने स्तर पर चीज़ें तैयार करने लगे और कहे, जब चुनाव की घोषणा हो या उससे पहले ही हमें बैठाए, बातचीत करके कहे कि देखो जितना तुम्हें करना था वो कर लिया है, लेकिन आज के बाद जब चुनाव की घोषणा हो गई है, अगले 10 दिन अगर इस तरीके से रहोगे तब हम चुनाव करवाएंगे, अगर नहीं रहोगे तो जो भी इससे बाहर निकला उसको हम एक बार वार्निंग देंगे, और अगर उसने दोबारा गलती की तो हम उसको बाहर कर देंगे। और एक बार अगर स्ट्रिक्टली उसका पालन करवा लिया बिना किसी के इन्फ्लुएंस में, तो अगले बार वो नाजीर बन जाएगा। अच्छा, नहीं सही बात है, अगली बार वो नज़ीर बन जाएगा। अब एक बात बताइए, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से 2015 के बाद से, पहले हम इस पे बात कर रहे थे कि राजनीति में राजपूत और ब्राह्मण चल रहा था, फिर अदर कास्ट भी आई, कुछ दलगत हमने एबीवीपी और एनएसयूआई को बड़ी भिड़ंत में भी देखा। लेकिन 2015 के बाद से हमने देखा निर्दलीय जो छात्र नेता प्रेसिडेंट बहुत निकल के आया। उसकी क्या वजह रही? ये क्या आपके जो संगठन थे ये थोड़े कमजोर पड़े या क्या समस्या आई? देखिए जो निर्दलीय निकला ना, वो कोई भी ऐसा नहीं निकला कि वो एकदम से एक्सट्रीम निकला और बड़ा बम विस्फोट हो गया, ऐसा नहीं था। वो सारे वही लोग हैं जो छात्र राजनीति के छात्र संगठनों से निकले। जब उन्हें या तो टिकट नहीं मिला तो वो बागी होकर चुनाव लड़े। मैं इस चीज को ही कहूंगा, वो निर्दलीय से ज्यादा बागी हैं। अच्छा, जितने भी चुनाव जीते वो सब लोग वो जीते जो निर्दलीय नहीं होकर बागी थे, किसी संगठन में थे किसी पहले। संगठन में थे पहले, और जब टिकट नहीं मिला तो वहां से बागी होकर चुनाव लड़े। लेकिन संगठन में नहीं जीते, बागी होते ही जीते, ये क्या? उसका वही मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि उसका कारण ये है कि जब चुनाव जो लड़ता है, तो अगर मैं मेरे संगठन की बात कर रहा हूँ कि मैं एनएसयूआई से आता हूँ और मेरे संगठन के 5 छात्र नेता टिकट मांग रहे हैं, तो 5 छात्र नेताओं में से मैं 2, क्योंकि 2 जो चुनाव लड़ते हैं वो कॉलेज 4 पोस्टों पे चुनाव होता है, 2 जो कॉलेज में जो अपेक्स पे चुनाव हो रहे हैं, अपेक्स पैनल में, उसमें 2 जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी, ये कॉलेज के बच्चे चुनाव लड़ेंगे। और आपका प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ये यूनिवर्सिटी कैंपस के या लॉ कॉलेज के बच्चे ही चुनाव लड़ेंगे, है ना। तो जब 2 पोस्टों पे ही हमें टिकट देने हैं, टिकट मांगने वाले हैं 5 लोग, तो हमें 2 ही लोगों को लड़ाएंगे तो 3 लोगों को तो बागी होना है या बैठना है, या उनको किसी तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करके कि भाई हम आपको कहीं आगे मौका दे सकते हैं, अगर आपके पास उम्र है तो अगले साल हम आपको वो मौका दे देंगे, या कहीं और किसी संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में किसी अच्छी जगह सेट कर देंगे। तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, या हम उन्हें कन्विंस करते हैं कि भाई आप चुनाव संगठन से बागी होकर मत लड़िए। तो यही दोनों छात्र संगठनों में या बाकी छात्र संगठनों में, तो 2 लोगों को टिकट दिया, उन 3 में से अगर एक भी नहीं माना, तो अगर उसने निर्दलीय लड़ लिया, और सेम कंडीशन दूसरे छात्र संगठन की, क्योंकि उधर वाले जो जिनको टिकट मिला उसके अलावा जो लोग बागी जो नहीं लड़ पाए, उन्होंने या तो साइलेंटली किसी एक की मदद कर दी,
या उनका लगा कि यार इससे हमारी बनती नहीं है तो ये नहीं जीतना चाहिए, तो इसकी बजाय हम इसको जिता दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर ये जीतेगा तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये हारेगा तो भी। मतलब मोटी मोटी बात आप जो कह रहे हो वो ये है कि ये संगठन ही जीतता, लेकिन ये बागी भीतरघात करते हैं, इस वजह से इस संगठन वजह कमजोर से ही रहते हैं। संगठन का, देखिए आप मुद्दे जो उठाते हैं या छात्र संघ में एक्टिवली अगर आप देखिए कि 365 दिन, सातों दिन अगर कोई रहेगा तो वो छात्र संगठन ही है जो कैंपस में एक्टिवली, संगठन वाला, चाहे वो छात्र एबीवीपी संगठन के है चाहे या पदाधिकारी NSUI है। हो चाहे छात्र हाँ। नेता हो, वही एक्टिव मिलेगा आपको। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो वो टिकट मांगते हैं, नहीं मिला तो वो बागी होकर, और बाकी के जो लोग हैं वो लोग भी उसकी या तो इंटरनल मदद कर रहे हैं या एक्सटर्नल मदद कर रहे हैं। तो जब वो लोग उसकी मदद करेंगे तो जो यहाँ 30-30 ही थे जो दोनों साइड हो, उधर वो 40 एक साथ पड़ा और वो चुनाव निकाल गया। कई बार कास्ट फैक्टर हुआ कि दोनों कम्युनिटीज की जो दोनों अध्यक्ष के दोनों संगठनों के जो लोग हैं वो किसी एक खास कम्युनिटी के हैं या किसी एक एरिया के हैं, तो बाकी जो लोग थे उन्होंने मिलकर किसी तीसरे की मदद कर दी और उसने चुनाव निकाल लिया। इस वजह से ही छात्र संघ के जो अध्यक्ष, जो छात्र संघ के चुनाव है उसमें निर्दलीय जीतता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ इसके साथ एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि जब छात्र संघ अध्यक्ष निर्दलीय बनता है तो वो सिंगल चुनाव लड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो जीतेगा तो जो उसके इंटरनल मदद कर रहे थे या वो जो एक्सटर्नल मदद कर रहे थे वो सब लोग अलग हो जाएंगे, वो सिंगल वन मैन आर्मी होगा। तो वो जब लड़ेगा चुनाव, आगे प्रशासन थे वो सिंगल चुनाव लड़ेगा, सिंगल बंदा जाएगा, सिंगल उसको अकेले उसको को लड़ना पड़ेगा, उसके साथ संगठन नहीं है कोई। उसके साथ संगठन नहीं है, पहली बात। लेकिन अगर छात्र संघ संगठनों का कोई पदाधिकारी चुनाव जीतता है या कोई उनका कैंडिडेट जीतता है तो फिर वो जिम्मेदारी उस सिंगल आदमी की नहीं है जो अध्यक्ष बना है, पूरे संगठन की है। कहीं भी कुछ हुआ तो मेरे जैसा जो आम कार्यकर्ता है वो कहेगा भैया देखो मैंने आपके कहने पे फला आदमी को वोट दिया था और अब वो मेरा काम नहीं कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप मेरा वो काम करवाओ। तो इस वजह से फिर छात्र संघ जो संगठन है वो पूरे एक्टिवली होकर चुनाव। नहीं तो इसमें तो जैसे छात्र संघ संगठन है, अब जैसे उसमें वो एक अध्यक्ष पद पे जीता है, वहाँ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी भी होगा, एक उपाध्यक्ष भी होगा, वहाँ पे क्या क्या वो जो पद होते हैं आपके वो सब होंगे। तो वो तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का एक हो गया ना, उसके पास एक वैसा संगठन तो तैयार हो गया ना जो जीत कर के आए हैं। जो गया है ना, लेकिन वहाँ ये ना कि वो जो जीत कर गए हैं वो चारों किस पोस्ट किस विचारधारा से है। जब वो वहाँ कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं, कोई गोष्ठी करवा रहे हैं तो किन आइडियोलॉजी के लोगों को वो बुला रहे हैं। बड़ी बड़ी चीज तो ये है ना, विश्वविद्यालयों में चुनाव होते हैं या ये जब होता है तो वहाँ किस लिए होता है, विचारों के लिए विश्वविद्यालयों को बनाया जाता है, विचारों के लिए विश्वविद्यालय जीते हैं। तो जब विचारधारा के प्रेरित अगर वो काम नहीं कर रहा है, जो निर्दलीय हो गया तो वो संगठन के तो मतलब आपका कहना मतलब कि अंतरकल है उनमें हो सकती है कि उन जीते हुए कैंडिडेट्स के अंदर भी, तो वहां पे संगठन का होना, एक विचारधारा को साथ लेके अगर उसका संगठन का साथ मिलेगा तो वो उस विचारधारा को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा और अकेला नहीं लड़ेगा। हाँ, फिर दूसरा ये ना कि जब वो किसी छात्र इश्यूज के किसी मुद्दों को लेकर लड़ रहा है तो प्रशासन अगर इजीली उसकी बात नहीं मान रहा है तब फिर उसको एक नंबर ऑफ पीपल चाहिए है, बड़ा एक समूह चाहिए। तो वो जब वो अकेला लड़ रहा है तो उसके पास नहीं होगा, जीतने के बाद बहुत कम लोग होंगे जो उसके साथ होंगे या उसके फॉलोवर्स हो सकते हैं उसके साथ। तो लेकिन ये अगर अवेयरनेस तो आपको कॉलेज स्टूडेंट्स को फैलानी चाहिए। हम करते हैं ना। अच्छा। भाई हम पूरे हम यही काम तो करते हैं कि भैया छात्र संगठन अगर चुनाव जीतेगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा एक्टिवली आपकी बात रख सकता है। लेकिन चुनाव लड़ना एक अलग परिपाटी है, एक उस समय के समीकरण अलग है और पूरे साल काम करने के समीकरण अलग है। तो जो पूरे साल काम कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, भाई मेरे अगर 3 एक्टिव, जैसे मेरे संगठन के 3 एक्टिवली छात्र नेता थे, तीनों बड़े एक्टिवली नेतागिरी कर रहे थे, अच्छे मुद्दे उठा रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी एक को ही टिकट मिला और 2 लोग अगर बागी थे और दोनों में से किसी एक ने चुनाव लड़ लिया तो वो फिर उसको जीतने नहीं दे रहे ना। और उसका फायदा ये मिला कि कोई या तो वो जीत गया निर्दलीय जो चुनाव, या किसी और तीसरे को उसका फायदा मिल गया। तो इसलिए फिर विचारधारा नहीं हो पाती। तो हमारा ज्यादातर प्रयास ये था कि हम छात्र जो आम स्टूडेंट है उसको बता सके कि भैया आपको विचारधारा, या जो पैनल के लोग हैं उनको ज्यादा वोटकास्ट करना चाहिए, उनको जिताना चाहिए, ताकि आपके मुद्दों को एक अच्छी मजबूती मिल सके और विचारधारा मिल सके और हम उन मुद्दों को एक अच्छे लेवल पर उठा सके। आपने इतनी सारी बात हमने करी, अब अंतिम मैं 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि क्या आपको एक लगता है कि अभी
आने वाले कुछ समय में ऐसी उम्मीद हो जाएगी कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी चुनाव होने वाले हैं, या ऐसी कुछ रूपरेखा तैयार हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बात कर रहे हो कि एक निर्वाचित होकर के कोई नेता गया है, छात्र नेता गया है, वो अपनी बात पुरजोर तरीके से करने के लिए जब प्रशासन से भिड़ रहा है, कॉलेज प्रशासन से, चाहे वो वहाँ के डीन हो, है ना, और कई बार अभद्र हो जाते हैं, तो ये ठीक है, ये लगाम लगनी चाहिए। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव की क्या आप स्थिति अभी देखते हो कि बन जाएगी बात? देखिए, मेरा आपके जो 2 प्रश्न हैं, पहला प्रश्न जो आपका यही था कि भाई जो चुनाव हो रहे हैं ये अगले अगले साल होंगे या नहीं होंगे, या इनका क्या तो देखिए, हम सारे प्रयास कर रहे हैं, हम कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट में भी हम लगातार हियरिंग हो रही है हमारे पक्ष में। अभी तक की जो स्थितियाँ हैं कि भाई सरकार से जवाब मांगा है, विश्वविद्यालयों से जवाब मांगा गया है, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली है इसमें फैसला सरकार का ही, या तो हाई कोर्ट का चाबुक चलेगा या सरकार का चलेगा। और सरकार, जब हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े आंदोलन जब हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारें झुकती हैं, झुकती आई हैं और आगे भी झुकेंगी। तो जब छात्र संघ चुनाव का समय आता है तो हम बड़े प्रदर्शन भी करते हैं, हर साल करते हैं, ताकि भाई सरकार चेते और इस विषय पर भी ध्यान दे। और ये वही सरकार है ना जिसने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर हम आएंगे तो छात्र संघ चुनाव को बहाल करेंगे, लेकिन पिछले 2 साल में नहीं हो रहे ना। तो कहीं ना कहीं हम आम पब्लिक को भी अवेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट को भी, कि भैया ये देखो, अपने छात्र संघ के घोषणा, उनके चुनाव के घोषणा पत्र में बात करके और उस पर मुकर रहे हैं। तो हम लगातार प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात आगे भी रखने की प्रयास कर रहे हैं। लीगल में भी हम कानूनी रूप से भी जहाँ लड़ सकते हैं तो हम हाई कोर्ट में भी चुनौतियां दे रहे हैं, और लगातार हम उस मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम अगली की बार जब मिले तो इस खुशी के साथ मिले कि छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही है, और छात्र संगठनों की रौनक तभी होती है जब छात्र संघ के चुनाव हों, है ना। तो हम ज़्यादा चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, आम विद्यार्थियों के मुद्दों को उठना चाहिए। और छात्र संघ चुनाव केवल नेतागिरी नहीं है, वो आने जो कॉलेज के जो नए बच्चे हैं, स्कूल से जो निकल कर आया है, उसको मैच्योर करने का भी एक रास्ता है ना, ताकि वो अपना राजनीति में भविष्य देख सके। राजनीति में नहीं भी जाए तो एक अच्छा लीडर बन सके, उसके लीडरशिप स्किल्स में डेवलप्ड हो सके, तो उन पर काम करें। तो इसलिए एक जो हो गया कि हम सब लोग चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो, और हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, सोशल मीडिया पे कैंपेन, और चाहे लीगली हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, तो वो हम काम कर रहे हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कि भाई थोड़ी सी हमने अभद्रताएं देखी, देखिए कॉलेज प्रशासन, ये जो चीजें है ना, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, जो वैचारिक रूप से मजबूत है, वो ये चीजें नहीं करेगा। ज्यादातर इसको जो हावला बना दिया है, वो मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मेरा पढ़ा लिखा की परिभाषा क्या दोगे? कॉमर्स कॉलेज से, राजस्थान कॉलेज से या महाराजा कॉलेज से कोई यूनिवर्सिटी में आ गया, 90 से ऊपर परसेंटेज लिए हुए है, वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो वैचारिक रूप से, मैंने कहा कि जो वैचारिक रूप से अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें वो महात्मा गांधी के गुण होंगे कि भाई हम अहिंसक रूप से काम कर सके। अगर वो बीजेपी के तो उनकी जो आइडियोलॉजी के जो चीजें हैं उन पर काम करेगा, लेकिन अपनी बात का रखने का तरीका अलग भी हो सकता है, बजाय हिंसा के, बजाय किसी और तरीके से। आप किसी यूनिक तरीके से उस कार्यक्रम को करो, उसका बड़ा इम्पैक्ट जाएगा। कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जो बिना टेबल बजाए भी, और आजकल मुझे जो लगता है कि जैन जी जो है ना, उनको पसंद ऐसी चीजें ही हैं कि जब तक वो तड़कता भड़कता नहीं देखेंगे, हाउल्लड़ या तड़कता भड़कता नहीं देखेंगे, तो उनको मजा नहीं आता। तो कुछ कुछ उनकी भी प्रेशर में आने के लिए हमें करना पड़ता है कि यार, हमें अगर कोई रील हमारी फेमस करनी है, हमें छाना है, तो हमें वो तड़कता भड़कता करना पड़ेगा, चाहे वो टेबल बजाना हो, चाहे पुलिस से धक्का मुक्की करनी हो। और अब तो ये पुलिस भी कहने लगी यार, जब तक तुम कुछ धक्का मुक्की नहीं करोगे या कोई ढंग की फुटेज नहीं आएगी, मीडिया भी ये कहती है कि भाई जब तक तुम लड़ोगे नहीं, कोई ऐसा वीडियो नहीं आएगा, जब तक चलेगा नहीं, केवल एक पट्टी चल के रह जाएगी। लेकिन अगर तुम लड़ोगे नहीं, छात्रों के मुद्दों पे काम नहीं करोगे, और अच्छे मतलब पुलिस से तुम्हारी झड़प नहीं होगी, या प्रशासन के सामने टेबल नहीं बजाओगे, तो आपकी खबरें नहीं छपेगी। तो कुछ कुछ हम छात्र नेताओं को बिगाड़ने में जो मदद कर रहे हैं वो आपके जैन जी के लोग हैं, आपके मतलब मीडिया के साथी ये है कि इन लोगों को अपनी फिल्म हिट करनी है तो ऑडियंस को तमाशा दिखाना पड़ेगा। तो बिना भाई
ऑडियंस अगर देखना बंद कर देगी तो हम ये काम करना बंद कर देंगे, लेकिन ऑडियंस को भी तो यही चाहिए ना, वही है, वो यही है ना। देखना चाहती कुछ है। कुछ आपके मीडिया के साथी हमें कहते हैं कि नहीं भाई, जब तक कुछ अच्छा नहीं करोगे तो हम फिर तुम्हें इतना ही फुटेज, हमारा इतना ही मिलेगा, स्लॉट तुम्हें 1 मिनट का ही मिलेगा, अगर तुम ढंग से लड़ोगे पुलिस की लाठीचार्ज में तुम्हारे तो हम डंके लाइव लगे, भी कर देंगे, लाइव भी करेंगे, शाम को डिबेट भी करवा लेंगे, तुम्हें आधे घंटे का स्लॉट में मिल जाएगा, आओगे वहाँ टीवी नेता पे बन जाओ, खाओगे। टीवी पे बन जाओगे। और कई नेता ऐसे हैं और प्रवक्ता को तो चाहिए क्या कि कहीं जाकर भी बोले तो सही ढंग से। और कई नेता ऐसे हैं जो केवल परिस्थितियों से चुनाव जीते हैं। अच्छा। मतलब अगर सिर नहीं फुटता, अगर फुटेज नहीं मिलता तो वो चुनाव नहीं जीत पाते। तो कई, अब मुझे नहीं लेना चाहिए उनके नाम, लेकिन कई छात्र नेता ऐसे हैं जिन्होंने केवल सोशल मीडिया के दम पे चुनाव भी जीत लिया। तो सोशल मीडिया सब कुछ करवा देता है, अगर सोशल मीडिया नहीं हो तो जरूरत ही नहीं है हमें बेंच बजाने की, हम इजीली जाकर बात करें और सॉल्यूशन लेकर जाएं। मेरा ये खुद का मानना है कि जब तक आप सॉल्यूशन लेकर नहीं जाओगे प्रशासन के सामने, तब तक आप किसी मुद्दे को सॉल्व नहीं करवा सकते। आप अगर जा रहे हो भैया मुझे वो टॉयलेट की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है या हमारी क्लासेस नहीं लग रही, तो उसका क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन है, वो भी आप लेकर जाओ। तो आप वो बताओ कि सर वो फला सर नहीं आ रहे हैं, 3-4 दिन की छुट्टी पर हैं, इसलिए आप क्लास नहीं, तो फला सर की ड्यूटी लगा दो। तो उसको ऑर्डर ही निकालना है, उनसे कन्विंस करना है, वो नहीं आ रहे हैं तो किसी तीसरे XYZ किसी तीसरे को लगा देगा, लेकिन वो लगा देगा। अगर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो भैया वो सर या तो आप वहां से फंड ले आओ या किसी बाई जी को कहो वो बाथरूम धो दे, उसमें स्मेल आ रही है, या पानी की सुविधा अच्छी नहीं है तो साहब वो टंकी साफ करवा दो पानी। तो जब तक हम सॉल्यूशन नहीं लेके जाएंगे तब तक हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हमने एक फिल्म की 2 स्क्रिप्ट इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद की बात कर ली। अच्छा, अब ना कुछ चीजें ऐसी है जो छात्र राजनीति से हट करके हर एक छात्र के हित की बात है। अभी एक यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखा था कि कुछ साल पहले एक डिजिटल लाइब्रेरी की कोई नींव रखी गई थी, बिल्डिंग बन गई थी। तो वो उसमें क्या क्या मिलता है, वो डिजिटल लाइब्रेरी में आप लैपटॉप पे पढ़ते हैं, टैबलेट होते हैं आपके पास ऑडियो के लिए, कोई कैसे होता है वहाँ पे? देखिए वो बड़ी गंभीर बात है कि पिछली जब सरकार थी तब हमारी सरकार में उसका बजट आया और डिजिटल लाइब्रेरी वो बन गई। डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब बिल्डिंग बन गई। अच्छा, बिल्डिंग ही बनी। और उसका जाते जाते सीएम साहब ने उसका उद्घाटन कर दिया। अब विश्वविद्यालय ने जल्दी आनन फानन में उसमें उसका उद्घाटन करवाया, या क्या गलती विश्वविद्यालय से हुई कि अभी तक वो जो बड़ी लाइब्रेरी बनकर तैयार है उसके मात्र 2 या 3 कमरे ही हैं जिनको खोला गया है, और उनमें भी केवल जो बच्चा आम बच्चा बैठकर पढ़ सकता है उतना ही खोला गया है। डिजिटल कुछ नहीं है। डिजिटल के नाम पे कुछ नहीं है, डिजिटल के नाम पे केवल डिजिटल कैमरे लग रहे हैं। अच्छा। जिसमें वो बच्चे आते हैं जाते हैं, उसी की रिकॉर्डिंग हो रही है कि भाई बच्चे बैठ रहे हैं। बाकी डिजिटल के नाम पे कुछ नहीं है, केवल वहाँ कॉलम लगे हुए हैं, बच्चे बैठते हैं आके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है कि जिस पर सरकारों को या विश्वविद्यालयों को काम करना चाहिए, और बच्चों की मांग है। आज आपने शायद इसके लिए आंदोलन किया, हमने लगातार आंदोलन किए और हमारी मांग पे ये हुआ। लेकिन विश्वविद्यालय क्या, जब भी हम जाते हैं कह देते हैं भाई हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं। अरे भैया कितना बजट चाहिए आपको? 14 करोड़ में आप केवल बिल्डिंग बना पाए हैं। और बिल्डिंग ऐसी है कि उसको जल मंदिर कहें तो ज्यादा अच्छा है, मतलब उसकी जो नींव रखी गई है वो उसके पास वाली बिल्डिंग से इतनी नीचे है कि उसको हम जल मंदिर कहें तो ज्यादा ठीक है, बजाय उसको लाइब्रेरी के। तो अंबेडकर साहब के नाम पर उसका नाम रख दिया, लेकिन अंदर सुविधाएं उस तरीके से नहीं मिल पा रही कि अंबेडकर बन सके लोग, बच्चे। तो कहीं ना कहीं उस डिजिटल लाइब्रेरी की सुध विश्वविद्यालयों को लेनी चाहिए, उसमें अच्छी सुविधाएं कंप्यूटर या लैपटॉप मिले बच्चों को, डिजिटली वो पढ़ सकें, क्योंकि आज का ज़माना डिजिटल युग का है। अगर बच्चे ऑनलाइन जो कई पब्लिकेशंस की बुक्स जो है वो ऑनलाइन ही अवेलेबल है, मैगजीन्स ऑनलाइन अवेलेबल है, और विश्वविद्यालय में तो वही पढ़ता है जो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, पीजी का जो कर रहा है। तो उन बच्चों को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की बड़ी खामी है। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों को इस और भी ध्यान देना चाहिए और उस लाइब्रेरी को जल्द से जल्द डिजिटलाइजेशन करके और उसको शुरू करना चाहिए, बजाय आम लाइब्रेरी की तरह 2-3 कमरों में बच्चों को बिठाकर और पढ़ा सकें। क्योंकि जब भी हम आंदोलन करते हैं तो फिर उसका एक कमरा खोल देंगे, कह देंगे नहीं हम कल से वहां भी बच्चे। ज़्यादा कमरे हैं, मैं कह रहा हूँ उसमें करीब 5-6 हॉल्स हैं बड़े बड़े, जहाँ लैपटॉप लगने थे, कंप्यूटर लगने थे, बच्चा डिजिटली पढ़ सके। लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है,
उसमें प्रॉपर टेबल और कुर्सियां ही नहीं लग पा रही अभी तक सब में, ताकि बच्चा पढ़ सके। तो मतलब आपको 5-6 हॉल के लिए 5-6 बड़े आंदोलन बड़े करने चाहिए, आंदोलन करने पड़े, और और अभी तो टेबल बाकी कुर्सियों है। के लिए छोटे मोटे आंदोलन। बड़े आंदोलन किए ना, तब जाके तो वो दो या तीन, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 कमरे खुले, कुछ नहीं खुला है। तो कम से कम सरकार को और विश्वविद्यालयों को उस और भी ध्यान देना चाहिए और खुल सके, ताकि जल्द से जल्द बच्चा जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधाएं ले सके। मतलब हमने अब तक जो इतिहास के पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत सारे युद्ध पढ़े होंगे, किसी ने पलासी का पढ़ा हुआ, किसी ने पानीपत का पढ़ा हुआ, किसी ने खानवा का पढ़ा हुआ, कहीं का भी पढ़ा हुआ। एक आरयू का युद्ध और एक अलग ही चल रहा है। छात्र या राजनीति के युद्ध तो बहुत अलग हैं, शिक्षा के युद्ध बहुत अलग हैं। यहाँ तो हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है, क्लासरूम्स में क्लासेस लगी उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। बच्चों, यहाँ तक कि महिलाओं को सैनिटरी पैड और ये जो सरकार की सुविधाएं उनका लाभ मिल सके उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। उसके लिए भी धरने प्रदर्शन आंदोलन करने पड़ते हैं। ये तो उड़ान सरकार की बड़ी योजना थी, हमारी सरकार जब शुरू करके गई, उसका लाभ लड़कियों को मिल सके उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ता है। बच्चों को ढंग की टॉयलेट फैसिलिटीज मिल सके उसके लिए लड़ना पड़ता है। विश्वविद्यालयों की यह हालत है कि यहाँ ढंग के टॉयलेट्स नहीं है। अब जाके कुछ अच्छे बनने लगे, बच्चे अवेयर हैं। कुछ सोशल मीडिया का भी मैं इसमें बड़ा योगदान मानता हूँ कि नहीं होते हैं तो वीडियो वहाँ का बना के डाल दिया, मीडिया ने उसको थोड़ा कवरेज दे दिया, तो डरते हैं इसलिए ठीक होने लगे। लेकिन आज भी अच्छे शुद्ध पानी के लिए आपको घूमना पड़ेगा, कि कैंपस जो अच्छा साफ सुथरा है उसमें अभी भी आपको घूमना पड़ेगा। अच्छी क्लासेस अभी भी नहीं लग पा रही है, केवल नाम पे क्लासेस हैं। तो कम से कम विश्वविद्यालयों में क्लासेस प्रॉपर हो। और यूनिवर्सिटियां होती केवल विचारों के लिए, तो अगर विचार आपको पनपाने हैं तो आपके अच्छे संगोष्ठियां करनी पड़ेगी, बड़े सेमिनार वर्कशॉप्स होने पड़ेंगे, वो ज़्यादा हों, मेरा ऐसा मानना है। तब हम अच्छे विचार वहाँ उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद रमेश जी। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें याद किया और हम यहाँ बड़े दिनों बाद ये जिक्र कर सके कि छात्र राजनीति कैसे चल रही है। बिल्कुल, और हम जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे ये बोलना चाहेंगे कि जो, क्योंकि युवा ही देखेंगे, युवा के काम की चीज़ है, तो युवा क्यों राजनीति में आए। अगर राजनीति में कोई राजनेता उनकी विचारों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा है तो उसको सपोर्ट भी उनकी तरफ से करना जरूरी होता है। तो ये सब आज के शायद इस पॉडकास्ट से उनको समझ में आएगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर दर्शकों के साथ में अगले पॉडकास्ट।